वाला स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीएससी की सीरीज में ज्योग्राफी में और संकल्प बैच वालों का हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। कैसे आप सभी लोग? ऑल गुड। गुड इवनिंग आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइस, सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज तो सैटरडे है तो सुबह से क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या फिर त्योहार मना रहे हैं कुछ लोग? तो आप सभी लोग को ईद मुबारक। ठीक है, नमस्ते। प्रिंस कुमार मेरा जन्मदिन नहीं है, ये अफवाह कहां से मिली आपको? ओके, अच्छे हैं, चलिए, गुड टू नो दैट। ओके ओके, तो रिवाइज करके आए सभी लोग? ओके, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो करके आए भाई, सभी लोग पढ़ के आए, चलिए अच्छी बात है। हम्म, ओके, कल हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। अगर कल की क्लास के बारे में बात करें तो कल की क्लास में जो डिस्कशन की थी वो हमने देखा कि कैसे फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग चीजों का, एटमॉस्फेयर कैसे है, ये बात हमने डिस्कस करी थी कल। ठीक है, हमने देखा था कि अर्थ को कैसे फॉर्मेशन होता है, फिर हमने देखा था मून का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने बिग स्प्लैट इवेंट देखा था। फिर हमने डिस्कस किया था सॉरी क्लास में स्टार कैसे बनते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर जो अलग अलग चीजें वो कैसे आती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बाद जो हमने कंक्लूजन निकाला, हमें समझ में आया कि ओवरऑल यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर फिर सोलर सिस्टम्स बने, बहुत सारे उसके अपने एनालिसिस थे। ठीक है, और सोलर सिस्टम के बाद अर्थ कैसे बना, मून कैसे बना, सन के बारे में स्टडीज करी, हमने सनस्पॉट के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि सोलर फ्लेयर क्या होते हैं, हमने देखा सोलर स्टॉर्म्स भी क्या होते हैं, उनका क्या असर होता है, ये भी मैं समझा। और फिर हमने देखा कि अर्थ कैसे बना, मून कैसे बना, सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स कैसे बने, कुपिर बेल्ट के बारे में समझा, राइट। और फिर हमने अलग अलग जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के बारे में भी कुछ बातें करी, ये हमने डिस्कशन कल करी। ठीक है, तो अभी आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे विद इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने ये भी देखा कि अर्थ के अंदर जब मिक्स फ्लैट इवेंट हुआ तो चेंजेस क्या आए, कैसे अर्थ शेक हुई, और शेकिंग वजह से हेवी एलिमेंट्स थे वो सेंटर पे आ गए और जो लाइट एलिमेंट्स थे वो ऊपर चले गए। तो हमने पिगी बैंक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो वो सब चीजें समझने के बाद हमें समझ में आया कि अर्थ जो है वो एक लेयर्ड बॉडी है, अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स है, और अर्थ के इंटीरियर के बारे में एक रफ आइडिया मिला कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ चीजें अलग अलग है। आज हम उसी इंटीरियर की नॉलेज को थोड़ा और ज्यादा वेरीफाई करेंगे, इंटीरियर की नॉलेज को थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाएंगे और देखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर को जांचने के लिए अलग अलग क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और कैसे कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में नॉलेज मिलती है, और उसी इंटीरियर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि क्या ओवरऑल सिस्टम बना, कैसे सिस्टम बना सारा। ठीक है, ओके ओके, तो बात करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग। तो हमने कुछ बातें करी थी, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझें तो अर्थ के अंदर क्या है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो सरफेस है उसके उसके बिल्कुल अंदर क्या है। इंटीरियर से हम जब समझते हैं, जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली डिस्कशन करते हैं बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ सिग्निफाइज बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस के नीचे। ठीक है, इस बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि अर्थ सरफेस के नीचे क्या होगा। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं ओके, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे पता लगता है कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जिनसे पता लगता है कि जो नॉलेज देते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन उसको बोलेंगे सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको काफी चीजों से मिली, बहुत सारे सोर्सेज थे, हमने अलग अलग तरह के सोर्सेज को जब जांचा तब पता लगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने देखा आर्टिफिशियल सोर्सेज को, आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज को जब जांचा ज्योग्राफर्स ने तो उनको समझ में आया कि अर्थ के अंदर क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। जब इनसे देखा और चेक किया तो कुछ आइडिया मिला। प्रेशर का कुछ वेरिएशन हुआ था अर्थ के अंदर, टेम्परेचर का भी कुछ वेरिएशन हुआ था, मतलब प्रेशर में कुछ चेंजेस थे, टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस थे, बदलाव थे, और डेंसिटी में भी कुछ चेंजेस थे। इन सबको जब रिलेट किया तो एक आइडिया लगा, एक फेंट आइडिया मिला ज्योग्राफर्स को। ओके तो आर्टिफिशियल सोर्सेस ये थे। उसके बाद जो अगला देखा तो देवर बाय द थ्योरीज, तो कुछ थ्योरीज जो दी गई अलग अलग ज्योग्राफर्स मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा। फॉर एग्जांपल नेबुलर थ्योरी हमने देखी, टाइडल थ्योरी हमने देखी, गैसियस हाइपोथेसिस हमने देखा, तो उनसे भी एक रफ आइडिया मिला कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें बनी होंगी। कुछ कुछ चीजें हमने देखी इन सबसे, राइट। तो ये भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस थे, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दीस देयर वर नेचुरल सोर्सेज आल्सो, नेचुरल सोर्सेज फॉर इन्फॉर्मेशन आल्सो। नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या था इन्फॉर्मेशन में, नेचुरली जो इवेंट्स हुए जिनमें ह्यूमंस का रोल नहीं था मेजरली, ठीक है, उन इवेंट्स को देख के अर्थक्वेक्स, जो नेचुरल अर्थक्वेक्स है, हालांकि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स जो होते हैं जो कि जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उससे भी समझा जा सकता है, लेकिन जो एनालिसिस नेचुरल अर्थक्वेक्स से मिल सकते हैं वो वाली बात आर्टिफिशियल से नहीं आती। तो नेचुरल अर्थक्वेक्स के बारे में बात करें, वोल्केनिज्म, वोल्केनिज्म और सेismic वेव्स। वो वेव्स जब अर्थक्वेक आता है तो जो कंपन निकलता है वो ध्वनियां, ओके, वो वेव्स जब अर्थक्वेक आता है, जब वोल्केनिज्म आता है, तो जब धरती शेक करती है, अर्थ शेक करती है, उस टाइम पे जो वेव्स उनको स्टडी किया तो उनसे पता लगा। तो आज हम देखेंगे वन बाय वन कि जो seismic वेव के एविडेंसेस हैं, ठीक है, उन एविडेंसेस से कैसे पता लगा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या है। ठीक है, और ये तो मतलब अर्थ को जांचने के लिए ये कुछ एनालिसिस किए गए, इन चीजों को स्टडी किया गया, सारे चेंजेस को स्टडी किया गया, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर चेंजेस को, टेम्परेचर चेंजेस को, डेंसिटी चेंजेस को, थ्योरीज को एग्जामिन किया गया कि इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, इन थ्योरीज के एग्जामिनेशन किए गए, एग्जामिन मतलब इनके देखे गए कि प्रूफ अवेलेबल है कि नहीं है, उसके बाद चेक किया गया कि कितना ये एक्चुअली सोलर सिस्टम से मिलता है, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द थ्योरीज। जैसे कि हमने देखा बिग बैंग थ्योरी का पूरा एनालिसिस किया गया, पेंजियास एंड विल्सन ने अपने एंटीना से उसको प्रूव भी किया, एडविन हबल ने बताया कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं बिग बैंग के लिए। और नेचुरल सोर्सेज में इनसे निकलने वाली जो वेव्स थी seismic वेव्स, उन seismic वेव्स को बहुत डीपली स्टडी किया और डीपली स्टडी करके उनका एनालिसिस किया गया। तो ये कुछ सोर्सेज को एग्जामिन करके अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको जानना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आर्टिफिशियली जान सकते हैं, थ्योरी से जान सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जान सकते हैं। ये कुछ तीन चीजें जानने वाली, इन चीजों के बारे में आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये पीटीएस नहीं है, ये प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी है। दिस इज अ साइन ऑफ डेंसिटी। आपको याद होगा जब मैंने इनिशियली क्लास स्टार्ट करी थी तो डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये डेंसिटी है। हो गया सभी का? तो देखिए, एक तो ये तरीके है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक तरीके से और क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक तो हमने भी समझा एक अलग ग्रुपिज्म बना के, ठीक है। एक और तरीके से ज्योग्राफर्स से देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक होती है डायरेक्ट स्टडी, एक होती है इनडायरेक्ट स्टडी। डायरेक्ट स्टडी मतलब किसी को मेरी बॉडी के बारे में जानना है, तो मेरी बॉडी को डायरेक्टली टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। बॉडी के से ब्लड निकालेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, डायरेक्ट स्टडी। बॉडी के अंदर से चीजें निकालेंगे, डायरेक्ट स्टडी। अब मेरी बॉडी से ही निकलने वाला जो सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्वेटिंग हुई है बॉडी को देख करके, बॉडी में पीलापन हुआ है वो देख करके, आंखें एकदम धस रही हैं वो देख करके, ये बॉडी कमजोर हो रही है, तो बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक। तो या फिर फैमिली हिस्ट्री को देख करके। तो ऐसे ही इन सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वन वाज द डायरेक्ट सोर्सेज, अदर वाज द इनडायरेक्ट सोर्सेज। एक है डायरेक्ट सोर्सेज, एक है इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनके बारे में मतलब वही सोर्सेज हैं, उनको ग्रुपिज्म अलग दे दिया। तो डायरेक्ट सोर्सेज मतलब वही अर्थ के अंदर एग्जैक्टली क्या है। फॉर एग्जांपल डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, या फिर डीप माइंस को स्टडी करके, माइंस को डीपली जाकर के देखना कि अंदर टेम्परेचर कितने हैं, प्रेशर कितने हैं, ठीक है। उसके अलावा अर्थक्वेक्स को स्टडी करना, उसके अलावा जो वोल्केनो से निकलने वाले इरप्शंस हैं, वोल्केनो से निकलने वाला जो मटेरियल है उसको स्टडी करना, उनको स्टडी करके उनके स्ट्रक्चर को देखना, पत्थर निकाला देखा क्या है ये, कैसे है ये, अगर ठंडा हो कैसे तो गर्म हो कैसा होगा, अंदर गर्म था क्या, वो सब स्टडी करना। तो ये है डायरेक्ट सोर्सेज, प्रॉपर्ली डायरेक्ट सोर्सेज। तो फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज कैसे होंगे? इनडायरेक्ट सोर्सेज मतलब अर्थ के अंदर से डायरेक्टली नहीं निकाले गए हैं, इनडायरेक्टली लिए गए हैं। इनडायरेक्टली लिए गए हैं तो क्या हो सकता है? अगर इनडायरेक्टली बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखना, एक हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख करके समझना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है, ठीक है। और उसके अलावा अर्थ की ग्रेविटी को देखिए, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी फोर्स बोल सकते हैं, इतनी ज्यादा ग्रेविटी फोर्स क्यों है, कुछ तो चीजें अंदर खींचा है, ठीक है। उसके अलावा जो हीट है अर्थ के अंदर, हीट इनसाइड अर्थ, उससे आइडिया लगाना, स्टडीज करना, कितनी हीट क्यों निकलना देखा था कि जब बिग इंपैक्ट हुआ तो भारी पार्ट्स अंदर आ गए, ठीक है। तो वो भी चीजें हमको हेल्प करती हैं थ्योरीज को डेवलप करने में और एनालिसिस को डेवलप करने में, प्रेशर एंड डेंसिटी। जो चीजें भी हमने ग्रुप करी उन्हीं को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, अलग अलग। तो दीस आर इनडायरेक्ट सोर्सेज, दीस आर इनडायरेक्ट स्टडीज, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है खुशी मुल्तानी, ये बात सही नहीं है कि ऑक्सीजन से मिलकर बनती है CO2, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्सेज आर डीप ओशन ड्रिलिंग, डीप माइंस, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस। इनडायरेक्ट सोर्सेज आर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, हीट इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर चलने पे वाली गर्मी, और प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो ये कुछ चीजें हैं जो बताती हैं हमको अर्थ के बारे में, ठीक है। इवन वेव्स भी जो हैं, वेव्स भले ही अर्थक्वेक्स वगैरह से निकल गए, बट आप देखिए वेव्स एक इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि हालांकि स्टडी ऑफ द वेव्स है ना, तो वेव्स प्रॉपर्ली आप अर्थ के स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हैं, तो वेव्स जो निकल रही हैं उसे इनडायरेक्ट सोर्स बोल सकते हैं। बिल्कुल मीटियोर हो सकता है, अच्छा सजेशन दे दिया आप लोगों ने। मीटियोर्स की स्टडी क्यों की जाती है? मीटियोर्स की स्टडी की जाती है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मीटियोर्स का फॉर्मेशन, ओके, फॉर्मेशन ऑफ द मीटियोर्स, ओके, एंड फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, ये आसपास ही हुआ था, क्योंकि ये सोलर सिस्टम फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स हैं। कल हम बात करते हैं कुइपर बेल्ट की, तो जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ तब ये चीजें फॉर्म हुई। तो जब मीटियोर को स्टडी कर लेंगे तो अर्थ के इंटीरियर का पता लग पाएगा हमको, ठीक है। ज्योग्राफी में नहीं जानना है भैया, बाकी आप करंट अफेयर्स की नॉलेज में जान सकते हैं। ओके, राज शर्मा क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं अर्थ के इंटीरियर के, जिनसे हम पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सोर्सेज में एग्जामिन करेंगे। हम आज की क्लास में मूव कैसे करने वाले, हम देखेंगे कि पहले कैसे ज्योग्राफर्स ने इंटीरियर को मेजर किया, समझा, सीस्मिक वेव से, और उन्होंने क्या फंडे दिए, और जब उन्होंने अपने फंडे दिए तो उन फंडे के बेसिस पे क्या उन्होंने अर्थ के अंदर लेयरिंग बनाई, और जब बहुत सारी स्टडी हुई तो असलियत निकल के क्या आई। तो पहले इनिशियल व्यूज देखेंगे, पुराने व्यूज, फिर नए व्यूज देखेंगे, और जो एक्चुअल में हमारे अर्थ में इंटीरियर है, ठीक है। तो पहले मैं ओल्ड व्यूज दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको न्यू व्यूज दिखाऊंगा, दोनों में क्या अंतर है स्टडीज में, क्योंकि कुछ कुछ स्टडीज जब की जाती है समय के साथ तो नई चीजें पता लगती हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक हम साइस्मिक वेव्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो साइस्मिक वेव्स क्या होती हैं? साइस्मिक वेव्स क्या होती हैं? जब भी अर्थक्वेक आता है, जब भी वोल्केनिज्म आता है, जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है, तो एक तरह की वेव्स निकलती हैं, ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ में, तो वेव्स निकलती हैं, ठीक है। तो साइस्मिक वेव्स कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ साइस्मिक वेव्स क्या है, तो मैं बोलूंगा जब अर्थ में अर्थक्वेक आता है, वाइब्रेशन होती है, तो एक तरह की वेव्स निकलती हैं अर्थ के बाहर। तो साइस्मिक वेव्स आर द वेव्स और दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। ये एक तरह की वेव्स है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक तरीके से तब रिलीज होती है जब कोई ऐसा फिनोमेना आता है जब वाइब्रेशन होती है अर्थ में, ठीक है। वेव्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिनोमेना like earthquakes, volcanism, nuclear explosion, etc. एक एनर्जी की फॉर्म है, जब भी अर्थ हिलेगी, शेक होगी, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलेगी, तो दे आर रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, ठीक है। दीस आर द वेव्स ऑफ द एनर्जी व्हिच ट्रैवल्स टू द अर्थ। तो हम बोल सकते हैं दीस आर द वेव्स ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रैवल्स थ्रू बॉडी ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सरफेस पे भी चलती हैं और अर्थ के अंदर बॉडी पे भी चलती हैं,
जो सरफेस पे भी चलती हैं और बॉडी पे भी चलती हैं। ये एक तरीके से वेव्स हैं, वेव्स ऑफ एनर्जी, यानी तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही है वेव्स की फॉर्म में। साइक्लिक वेव्स को जनरली महत्व वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहता हूँ ताकि हम समझ सकें कि जो वेव्स हैं, जो साइक्लिक वेव्स हैं, वो वेव्स की स्टडी जो हम कर रहे हैं बेसिकली वो कितना टाइप की होती है। देखिए यहाँ पे जहाँ से अर्थ को निकल रहा है, ये जो पॉइंट है जिसे फोकस बोलते हैं, जहाँ से अर्थ को ओरिजिनेट हुआ, अर्थ क्यों होता है, कैसे होता है, हमारा बात का टॉपिक है। फिलहाल इतना है वेव्स क्या होती है, क्योंकि वेव्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस में ही ये बताया गया कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, ठीक है, उनके बेसिस पे ही बताया गया कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो हम बेसिकली उसी वेव्स के बारे में बात करें। तो एक जगह पे जब अर्थक्वेक आया, तो एक जगह पे जब डिस्टर्बेंसेस हुई, तो वहां पे फोकस पे से कुछ एनर्जी बाहर रिलीज होने लगी, तो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में रिलीज होती है, और वही वेव्स होती हैं, साइक्लिक वेव्स होती हैं, सभी डायरेक्शन में निकलती हैं। और जो आप देख पा रहे हैं ये राउंड एंड राउंड, जो राउंड देख पाए यही है वो साइक्लिक वेव्स। और ये साइक्लिक वेव्स कहां से निकलती है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है वहां से साइक्लिक वेव्स निकलती हैं। तो साइक्लिक वेव्स के बारे में अगर फर्दर जानकारी लें तो ये दो तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं बाय एंड लार्ज। एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है बॉडी वेव्स जो थ्रू आउट द बॉडी, अर्थ का जो अंदर का शरीर है उसके अंदर चलती हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर चलती है, ठीक। तो जो आप देख रहे हैं सेंटर से लेकर सरफेस तक, जो सरफेस से सेंटर के बीच में है वो बॉडी वेव्स है। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, जो अर्थ के शरीर के अंदर, अर्थ के सेंटर से लेकर के अर्थ के सरफेस से पहले तक जो है वो बॉडी वेव्स है। तो बॉडी वेव्स थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। और एक और तरह की वेव्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। जो सरफेस वेव्स होती हैं, ये जब बॉडी वेव्स बॉडी से बाहर निकलती हैं, जब बॉडी वेव्स बॉडी से बाहर निकलती हैं, तो बॉडी वेव्स जब बॉडी से बाहर निकलती है तो वो सरफेस पे जाके पहुंच जाती है। और जब सरफेस पे जाके पहुंच जाती हैं, तो सरफेस पे जाके पहुंचने के बाद क्या होता है, वो सरफेस वेव्स का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो जब बॉडी वेव्स reaches the surface, they are called as surface waves, they are called as surface waves। तो पॉइंट ये है कि साइक्लिक वेव्स क्या है, एक तरह की एनर्जी है। वो एनर्जी कैसे निकली बाहर, जब भी कोई डिस्टर्बेंस हुई अर्थ के अंदर तो एनर्जी बाहर निकलती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, वेव्स की फॉर्म में। तो वेव्स कुछ नहीं है, एनर्जी की फॉर्म में। कहां से निकल रही है, अर्थ के अंदर से निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस है। क्या डिस्टर्बेंस है, वो हमारा अर्थक्वेक का चैप्टर है वहां पढ़ेंगे, बट कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ दो चीजें आपस में लड़ रही हैं तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है तो किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। वही वेव्स क्या है, साइक्लिक वेव्स। अब जब वो वेव्स चली तो वो वेव्स शरीर के अंदर भी चली अर्थ की और सरफेस के ऊपर भी चली। जब शरीर के अंदर चली और सरफेस के ऊपर चली तो जब बॉडी के अंदर थी तो बॉडी वेव्स, और जब सरफेस के ऊपर थी तो सरफेस वेव्स, ठीक है। तो आपके लिए फिलहाल जानना जरूरी है कि साइक्लिक वेव क्या है और कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए सरफेस वेव्स कैसे निकली, क्या होती हैं, कितने डिस्ट्रक्टिव होती हैं, सब बातें बाद में करेंगे। अभी हमारा काम सरफेस वेव्स को जानना नहीं उतना डीपली। हमारा काम फिलहाल समझना है कि इनसे अंदर जानने में हेल्प कैसे मिल रही है, इंटीरियर को समझने में सरफेस वेव्स हमारी मदद कैसे कर रही है, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो जो वेव्स शरीर के अंदर चलती है उन्हें बोलते हैं बॉडी वेव्स। जब वही वेव्स बाहर आती है तो उन्हें बोलते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि जब वेव्स, जैसे एक एक्सप्लोजन हुआ कमरे में, तो जब तक वो एक्सप्लोजन कमरे के अंदर था तो रूम एक्सप्लोजन, जैसे वो एक्सप्लोजन रूम के बाहर भी आके अफेक्ट कर रहा है किसी लोग को तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सप्लोजन। तो ऐसे वेव्स भी होती हैं, साइक्लिक वेव्स। जब वो बॉडी के अंदर, जब वो बॉडी के अंदर आ जाती है तो बॉडी वेव्स बॉडी के अंदर रहती है, जैसे बाहर निकलती है तो सरफेस वेव्स को हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बॉडी वेव्स दे ट्रैवल थ्रू आउट द वॉल्यूम, दे ट्रैवल थ्रू आउट द वॉल्यूम। और सरफेस वेव्स, व्हेन बॉडी वेव्स रीचेस द सरफेस दे आर कॉल्ड एज द बॉडी वेव्स। ओके गाइस, तो ये कुछ साइक्लिक वेव्स के बारे में हमने बातचीत करी, ठीक है। तो साइक्लिक वेव्स के बाद बात करके हम समझते हैं कि एविडेंस, साइक्लिक वेव्स को कैसे एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया गया, ठीक है। साइक्लिक वेव्स को किस तरीके से एविडेंस की तरह समझा गया, आप एक बार नोट कर लीजिए जिसने नहीं किया है, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। सभी लोग एक बार नोट कर लें प्लीज, फिर मैं इसको खत्म करूंगा। जस्ट लेट मी नो व्हेन एवरीबॉडी हैज डन। ओके, तो अब एम क्या था, व्हाट वाज द एम ऑफ द कंप्लीट कम्युनिटी ऑफ द ज्योग्राफर्स। एम वाज टू नो अबाउट इंटीरियर, एम वाज टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है, कितने कितनी ज्यादा उसके डेप्थ में चीजें हैं और क्या क्या उसके कंपोजिशन है। मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर का मतलब बात करें, व्हाट इज द कंपोजिशन इनसाइड द अर्थ, क्या कंपोजिशन है, व्हाट आर द टेंपरेचर्स, व्हाट आर द टेंपरेचर्स, व्हाट आर द डेंसिटीज। अर्थ के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें अर्थ के अंदर हैं, ठीक है। किस किस तरह के उसके अंदर एलिमेंट्स समाये हुए हैं। टेंपरेचर मतलब कौन सी जो लेयर्स हैं या कौन सी लेयर का टेंपरेचर कितना है, कितना अंदर हॉट है या फिर कूल है, ठीक। डेंसिटीज, डेंसिटीज की बारे में बात करें तो हैवी चीजें अर्थ में कहाँ है, अंदर है या बीच में है या बाहर है। मतलब जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो किधर है, हैवी एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द हैवी एलिमेंट, ये सब गोल थे स्टडी करने से पहले। तो ये जो चीजें हैं सारी कि क्या हैवी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद क्या टेंपरेचर है, क्या कंपोजिशन है, ये सब चीजें जानने का एक प्रॉपर गोल था। अब उसके बाद मेथडोलॉजीज क्या थी, राइट, क्या मेथड्स ऑप्ट किए गए इनको जानने के लिए, व्हाट आर द मेथड्स which are opted to know about the overall interior system। मेथड्स को क्या किया गया, तो चेक करने के लिए कि अंदर कंपोजिशन क्या है, चेक करने के लिए कि अंदर डेंसिटीज क्या है, क्या उसके अंदर अलग अलग तरह के टेंपरेचर्स हैं। तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया, ज्योग्राफर्स ने साइस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया, सीस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया। अभी सीस्मिक वेव्स का इस्तेमाल कैसे किया, देखिए ऐसा हुआ कि सीस्मिक वेव्स के साथ एक बड़ी खास बात है। वो खास बात ये है कि जब सीस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर भेजी गई
तो जब वो अर्थ के अंदर जाती हैं तो अर्थ के अंदर जाकर के उनका जो नेचर है वो बदलता है। सेismic waves के बारे में बात करें तो हमने जो समझा सेismic waves को, उसमें हमने एक तरह का सेismic wave देखा जिसका नाम था बॉडी वेव्स, जिसका नाम था बॉडी वेव्स। ठीक है, जो बॉडी वेव्स होती हैं, ये जो बॉडी वेव्स हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स को बोलते हैं, एक होती है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। अभी हम इसके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक पर नहीं जा रहे, हमें समझ रहे हैं कि बॉडी वेव्स कितने तरह की होती हैं। ओके, तो एस वेव्स और पी वेव्स, ये जो बॉडी वेव्स हैं ये दो तरह की हैं, एक है प्राइमरी वेव्स और एक है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, ये जब भी अर्थ के अंदर मिलती हैं, पाई जाती हैं, कब पाई जाती है? अर्थक्वेक आता है, कोई वोल्केनिज्म आता है, तो ये जब उस समय पे पाई जाती हैं, इनकी स्टडी की जाती है। और जब इनकी स्टडी की गई तो स्टडी के दौरान ये पता लगा कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रही थी अर्थ की, वैसे वैसे इनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा था। तो seismic wave को जब स्टडी किया गया, seismic wave को जब स्टडी किया गया, दे वर स्टडीड, ठीक है, एंड आफ्टर स्टडी इट वाज फाउंड आउट कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी अपनी प्रॉपर्टीज, स्टडी फॉर एग्जांपल उनकी वेलोसिटीज, उनकी जो नेचर थी, ठीक है, वो बदल रही थी। कैसे बदल रही थी? विद डेप्थ। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे दे वर चेंजिंग विद डेप्थ। these कैरेक्टरिस्टिक्स वर चेंजिंग विद द डेप्थ। गहराई के साथ साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये बदलते जा रहे थे, ये चेंज होते जा रहे थे, बदलते जा रहे थे। तो बात करें अगर तो अर्थ का जो इंटीरियर था, अर्थ का इंटीरियर का कंपोजिशन, टेंपरेचर, डेंसिटीज, ये सब चेक करनी थी। और चेक करने के लिए seismic waves का इस्तेमाल किया गया। और जब seismic waves का इस्तेमाल किया गया तो देखा गया कि जो seismic waves की बॉडी वेव्स हैं, जो कि पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं, इनको जब ऑब्जर्व किया गया, जो कि अर्थक्वेक के टाइम पे निकलती हैं, ये वोल्केनिज्म के टाइम पे निकलती हैं, तो जब चेक किया गया, स्टडी किया गया, तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेलोसिटीज, नेचर, ये चेंज होते नजर आए। और जब चेंज होते नजर आए तो जोग्राफर्स ने आइडिया लगाया, अगर चेंज हो गया तो पक्का अंदर जो है कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा लेयर बाय लेयर, और उसी बदलाव को उन्होंने समझना था। तो हम देखते हैं कि कैसे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, समझते हैं उस चीज को। नोट कर लीजिए पहले चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। seismic waves के फ्लो करने से ये देखा गया कि कौन सी चीज अंदर सॉलिड है, कौन सी चीज अंदर सेमी सॉलिड है, कौन सी चीज अंदर फ्लूइडिक है। क्योंकि ये जो थोड़ा बताया था मैं आपको, इसमें पी वेव्स है ना, ये सभी से पास करती हैं। पी वेव्स जो हैं वो सभी से पास करती हैं, ठीक है, इट पासेस थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। लेकिन अगर हम बात करें जो एस वेव्स हैं, दे पासेस थ्रू ओनली सॉलिड्स। तो जब एस वेव्स जहां जहां से पास नहीं करती थी, वहां से समझा कि हां डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, वहां पे या तो सॉलिड तो नहीं है, मतलब कुछ और है। और अर्थ के अंदर मैक्सिमम लेवल पे जब देखा डेंसिटी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है वो सब देखते हैं अभी आगे। तो वहां से पता लगा कि कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज मोल्टन है, क्या है। मेंस में चीजें थोड़ी ब्रॉड आती है, प्रीलिम्स में चीजें काफी डीप पूछी जाती हैं, तो उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है। ओके, तो देखिए एविडेंसेस को कैसे समझा गया। एविडेंसेस की बात करें अगर तो अलग अलग तरह की जो पीएस वेव्स है ना उनको छोड़ा गया। तो seismic waves को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एविडेंस के ऊपर कैसे इस्तेमाल किया, तीन टाइप की जो seismic waves थी उनको यूज किया गया। तीन टाइप की seismic waves थी उनको यूज किया गया और उन seismic waves को एनालाइज किया गया, उनसे कंक्लूजन निकाला गया कि कहां कहां पे कैसी कैसी डेंसिटी होगी। तो अगर हम देखें थ्री टाइप्स ऑफ द seismic waves, मतलब तीन तरह की seismic waves उनको मिली, थ्री टाइप ऑफ seismic waves वर ऑब्जर्व्ड, दीस वर ऑब्जर्व्ड। अब ये तीन टाइप कौन कौन सी थी? एक थी पीएस वेव्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी दीस वेव्स वर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बेसिस पे, यानी कि वेव्स की जो अपनी स्पीड थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी से बोलते हैं, उसके बेसिस पे वेव्स को तीन भागों में बांटा गया, अलग अलग लेयर्स में मिली हमको, ठीक है। तो एक तो थी पीएस वेव्स और एक जो वेव्स थी दे वर पीजी एंड एसजी, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप वाज पी स्टार और एस स्टार, पी स्टार और एस स्टार। तीन तरह की जो वेव्स थी उनको स्टडी किया गया, ठीक है। तीन तरह की वेव्स हमको मिली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग वेलोसिटीज के बेसिस पे। और ये अलग अलग वेलोसिटी के बेसिस पे कैसे थी? देखिए जो पीएस वेव्स थी ना, इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, दीस वर द मैक्सिमम वेलोसिटी वेव्स, दीस वेव्स वर ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी वेव्स। इनकी जो स्पीड थी वो हाईएस्ट स्पीड थी। बहुत तेज चलने वाली वेव्स को बोला गया पीएस वेव्स और बहुत धीरे चलने वाली वेव्स को बोला गया पीजीएसजी वेव्स। ओके, तो इनकी थी मिनिमम वेलोसिटी, इनकी थी मिनिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वेव को स्टडी किया गया पीएस वेव्स, मिनिमम वेलोसिटी वेव को स्टडी किया पीजीएसजी, और फिर एक जो पी स्टार जिसका नाम दिया गया उसको बोला गया इंटरमीडिएट वेलोसिटी वेव्स। इंटरमीडिएट वेलोसिटी वेव्स मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं लाई करती थी, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में जो थी दैट वाज इंटरमीडिएट वेलोसिटी वेव्स। मिस्टर अभिषेक कुमार पाठक क्लास में पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कमेंट्स मत करिए, थोड़ा सा बाकी लोग डिस्टर्ब हुए हैं। सभी लोग से मेरी गुजारिश है गाइस, आप लोग थोड़ा सा अपना जो है अपने जो सजेशंस हैं और जो अपने मन की तमन्नाएं हैं थोड़ा उसको अपने अंदर रखिए, क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग वेव्स, तो ये जो हमने seismic waves पढ़ी थी कौन सी वाली, बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव। उन पी और एस वेव के अलग अलग टाइप्स हमको मिले। और ये जो पीएस वेव्स, कोई जो अलग अलग तरह की पीएस वेव्स उनको मिली, एक जगह उनको मिली बहुत तेज, उनका नाम रख दिया पीएस वेव्स। एक जगह उनको मिली बहुत धीरे, उसका नाम रख दिया पीजीएसजी। एक जगह मिली ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, इंटरमीडिएट, उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम इंटरमीडिएट वेलोसिटी यानी कि पी स्टार एस स्टार। और ये अलग अलग जगहों पे मिली,
और इनको ऑब्जर्व करके ही उन्होंने क्या अंदाजा लगाया, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जो भी जोग्राफर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे क्या अंदाजा लगाया, जोग्राफर्स की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनसे क्या अंदाजा उन्होंने लगाया, उन्होंने ये लगाया कि उनको अर्थ के अंदर, ध्यान समझिएगा, उनको अर्थ के अंदर तीन अलग अलग जगहों पे, उनको अर्थ के अंदर तीन अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग तरह की वेव्स मिली। तो उन्होंने क्या बोला, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की वेव्स मिल रही हैं, अलग अलग स्पीड की, तो मतलब यहाँ पे तीन अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये क्या थी कि इफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, अगर तीन अलग अलग तरह की वेव्स हैं, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स इनसाइड द अर्थ, अगर धरती के अंदर तीन अलग अलग टाइप की वेव्स हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप की वेव्स क्यों है, उनकी वेलोसिटी अलग है, थ्री टाइप मतलब डिफरेंट वेलोसिटी उनकी है, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, तो वेलोसिटी क्यों बदल रही होगी, किसी वेव की वेलोसिटी क्यों बदल रही होगी, उन्होंने नजर लगाया, तो उन्होंने देखा कि कोई भी वेव फास्ट और स्लो क्यों हो रही होगी। उन्होंने कहा कि जब वेव चली इट इज लाइक कि आप चल रहे हैं कहीं, तो इमेजिन करिए आप चल रहे हैं और वहां पे प्रॉपर जगह बनी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ये बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, तो जब वेव चल रही है, यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल्स हैं तो इसके ऊपर जब वेव चल रही है, तो जब वेव को हर जगह पार्टिकल्स मिल रहे हैं, वेव को कदम रखने के लिए जगह मिल रही है, तो जब वेव को कदम रखने के लिए पार्टिकल्स मिल रहे हैं तो वेव की स्पीड फास्ट हो जाती है। आई विल रिपीट अगेन, जब पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है, जब डेंसिटी हाई होती है, तो हाई का मतलब क्या है, एक ही जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जब डेंसिटी हाई है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाई होते हैं, एक ही वॉल्यूम में, एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब एक सरफेस पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वेव आराम से चल पाती है। ऑन द अदर साइड दिखाऊंगा मैं आपको, ऑन द अदर साइड अगर पार्टिकल्स कम है, अगर पार्टिकल्स कम है तो वेव को चलने में परेशानी होगी। वेव को चलने में परेशानी क्यों होगी, क्योंकि वेव चलेगी तो यहाँ तक उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो ब्रेक कर सकती है, फिर वो ब्रेक कर सकती है, चलेगी फिर ब्रेक कर सकती है, ब्रेक करेगी चलेगी ब्रेक करेगी, तो वेव ब्रेक कर सकती है, वेव को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ पे पार्टिकल्स कम है, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लो पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स कम तो मास विल बी लो, मास कम होगा सेम वॉल्यूम में तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी। पार्टिकल्स बहुत सारे, डेंसिटी और स्पीड अपने आप में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा डेंसिटी पार्टिकल की डेंसिटी इज द हाई, दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा वॉल्यूम में हाई होंगे, अगर ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो वेव्स आसानी से चल पाएंगी और वेव की स्पीड बेहतर होगी। इसका ये मतलब है समंदर में आप लोग भागे, अगर पत्थर है तो इजीली आप पत्थर के ऊपर कूद जा सकते हो, लेकिन अगर पत्थर नहीं है, पानी है, तो पानी आपकी स्पीड क्या करता है, रोक देता है। तो वेव को जब मीडियम मिलता है, पार्टिकल्स मिलते हैं, वेव भागती है, दौड़ती है तेजी से, जब डेंसिटी हाई होगी ना वही वेव तेज चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स स्पीड इंक्रीजेस इफ डेंसिटी इज हाई, अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ही जो वेव है उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ डेंसिटी कम है, जब पार्टिकल्स कम है, वहां मास भी कम है, वहां डेंसिटी भी कम है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड विल बी लो, वहां क्या हो जाएगा, स्पीड विल बी लो। तो ये फंडा जोग्राफर्स को क्लियर था, तो उन्होंने बोला कि जहां पे वेव धीरे भाग रही है वहां पे डेंसिटी क्या है, अलग है, जहां वेव तेज भाग रही है वहां डेंसिटी क्या है, अलग है। तो उन्होंने यही से आइडिया लगाया, उन्होंने यही से आइडिया लगाया। ऑब्जर्वेशन उनकी थी कि अगर तीन तरह की वेव्स हैं अर्थ के अंदर, तीन वेलोसिटी की वेव्स हैं अर्थ के अंदर, ऑब्जर्वेशन क्या थी, इफ थ्री डिफरेंट वेलोसिटीज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इफ डिफरेंट वेलोसिटीज आर देयर, अगर डिफरेंट वेलोसिटीज हैं अर्थ के अंदर, अगर अलग अलग वेलोसिटीज हैं अर्थ के अंदर, तो ये बात पक्की है कि अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटीज भी हैं, ये अलग वेलोसिटी की, ये अलग वेलोसिटी की, ये अलग वेलोसिटी। उन्होंने तो खाली वेलोसिटी देखी वेव्स की, हाई वेलोसिटी वेव्स, और वो भी कैसे मेजर किया, अलग अलग अर्थक्वेक के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने तो खाली क्या देखी गति, उन्होंने कहा वेलोसिटी अलग होती है तो डेंसिटी भी अलग होगी, तो इसका मतलब अर्थ के अंदर अलग अलग डेंसिटीज हैं। ठीक है, तो अर्थ जब ऊपर से नीचे जाओगे अर्थ के अंदर तो अलग अलग डेंसिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, देन डिफरेंट डेंसिटीज आर देयर, देन डिफरेंट डेंसिटीज आर देयर, डेंसिटीज आर चेंजिंग। सूर्य प्रताप पी और एस वेव्स हैं, पी वेव्स ये दोनों प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, जो बॉडी वेव्स का ही पार्ट है, पी एस वेव्स प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, दोनों को स्टडी किया गया। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की स्पीड तेज थी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की स्पीड कम थी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की स्पीड क्या थी बीच में, तो दोनों वेव को एक साथ स्टडी किया गया, थ्री टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तो साइक्लिक वेव प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को स्टडी किया गया, ठीक है, और स्टडी करके ऑब्जर्वेशन निकाली गई। ऑब्जर्वेशन क्या थी, अगर तीन डिफरेंट टाइप हैं, तीन डिफरेंट वेलोसिटीज हैं अर्थ के अंदर, तो मतलब तीन डिफरेंट तरह की डेंसिटीज भी पक्का होंगी। ठीक है गाइस, मैंने पहले बोला कि वेव्स के बारे में बात नहीं करते, तो क्यों क्वेश्चन आया बार-बार कि लव वेव्स क्या है, ये वेव्स क्या है, अगर सबके बारे में बात करेंगे तो हम आपको शांति हो गई, रातोड़ प्रदीप रातोड़ सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, वेव्स की टाइमिंग को मेजर कर सकते हैं, वेव्स की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, कैसे, वेव्स अर्थक्वेक के हिसाब से साइस्मोग्राफ्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं साइस्मोग्राफ्स, उनकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है वेव कब चली, कब पहुंची और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टाइम और डिस्टेंस से वेलोसिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, साइस्मोग्राफ से। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, करिए जरा इसको नोट। तो ये लो स्पीड वेव हो गई, जब ठोकर लगेगी वेव को तो लो स्पीड, जब वेव तेज भागेगी कोई ठोकर लगेगी तो हाई स्पीड, और हाई स्पीड होगी कहां पे, जहां पे हाई डेंसिटी होगी, हाई स्पीड वहां होगी जहां पे हाई डेंसिटी होगी, या जहां हाई डेंसिटी होगी वहां पे हाई स्पीड होगी, और लो स्पीड कहां होगी जहां पे लो डेंसिटी होगी। सिंपल सा फंडा है, नॉट फिजिक्स, सिंपल साइंस। इसको फिजिक्स बोल दिया तो मतलब असली फिजिक्स पे तो आप गुम हो जाओगे। आगे थोड़ा लंबी सांस लो, फोकस कर पाओगे। यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है पीओएस, पी का मतलब है प्राइमरी, पीओएस में पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, और जो स्टार लगाया है स्टार का मतलब इंटरमीडिएट स्पीड, जो जी लगाया मतलब लो स्पीड, तो जी मतलब लो स्पीड वाला, स्टार मतलब बीच वाली स्पीड वाला, बिना किसी चीज के मतलब हाई स्पीड वाला। चलिए नोट करेंगे, बताइएगा मुझे सभी लोग। आप लोग नोट करिए, जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी स्टडी में आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग लेयर्स में
कौन कौन सी वेव्स मिली और क्या क्या स्पीड और डेंसिटी उनकी मिली। ओके गुड। चलिए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपर पार्ट, अपर मोस्ट पार्ट, अर्थ का जो अपर पार्ट था, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जब जब एक अर्थक्वेक के टाइम पे क्रायोशिया में एक अर्थक्वेक आया जिसका नाम था कल्पा वैली अर्थक्वेक। यह आया था 1909 में, कल्पा वैली अर्थक्वेक 1909 में आया था। तो इस अर्थक्वेक को स्टडी करने वाले थे जेफरी ने स्टडी किया अपर पार्ट। जेफरी ने इसको स्टडी किया और जेफरी ने जब स्टडी किया तो जेफरी ने अर्थक्वेक की वेव्स को स्टडी किया। जेफरी ने स्टडी किया अर्थक्वेक की वेव्स को, अर्थक्वेक की वेव्स को। उन्होंने पाया जो वेव्स थी अपर बिल्कुल अपर पार्ट पे, क्रस्ट के जो पार्ट है आज बिल्कुल जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सरफेस के जस्ट थोड़ा ज्यादा थोड़ा नीचे, तो उन्होंने पाया कि जो वेव्स थी दीस वेव्स वर पीजीएसडी वेव्स, पीजीएसडी वेव्स। तो इनकी जो वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी, वो लगभग 4.5 किलोमीटर पर सेकंड थी। एवरेज वेलोसिटी जो थी कल्पा वैली क्रायोशिया के आसपास 1909 में एक अर्थक्वेक पाया गया, तो उसमें जो वेलोसिटी पाई गई वो इतनी थी और जो डेंसिटी पाई गई एवरेज उस रेंज में, तो दैट वाज 2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो यूनिट सभी को क्लियर होगा, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एवरेज डेंसिटी मिली। तो ये नोटिस किसने किया? ये नोटिस किया था जेफरीज ने। जेफरीज ने देखा जो अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा था, जब उन्होंने क्रायोशिया के अर्थक्वेक को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो अर्थ का अपर पार्ट था उसमें जो वेव्स थी उनकी एवरेज वेलोसिटी थी इतनी और उनकी डेंसिटी थी इतनी। तो सबसे कम वेलोसिटी और सबसे कम जो उसके हिसाब से डेंसिटी निकाली गई, तो उन्होंने बोला ये जो है ये वाली वेलोसिटी है एग्जिस्ट करती है और ये डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। ये स्टडी थी जेफरी की। फिर जब मिडिल पार्ट को देखा गया, मिडिल पार्ट या फिर इंटरमीडिएट पार्ट को स्टडी किया गया, इंटरमीडिएट पार्ट को स्टडी किया गया कॉर्नर के द्वारा। कॉर्नर ने स्टडी किया इंटरमीडिएट पार्ट को, इंटरमीडिएट पार्ट को उन्होंने स्टडी किया, मिडिल पार्ट को स्टडी किया। उन्होंने 1923 के अर्थक्वेक के दौरान इस इंटरमीडिएट पार्ट को स्टडी किया, ठीक है। तो 1923 में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो इस अर्थक्वेक में जो एवरेज वेलोसिटीज थी वो लगभग 5.5 किलोमीटर पर सेकंड थी, 5.5 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी डेंसिटीज जो थी वो उनको मिली मिडिल पार्ट पे, और जब उन्होंने इनको प्रोजेक्ट करके डेंसिटीज निकाली तो डेंसिटीज उनको मिली लगभग, वेलोसिटी तेज थी, ये वेलोसिटी कम थी, ये ज्यादा थी, तो डेंसिटी भी लगभग ज्यादा ही होनी थी। तो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब की जो वेलोसिटीज हैं मतलब डेंसिटीज हैं वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब यहां से डेंसिटी कंपेयर करेंगे तो अपर पार्ट से मिडिल पार्ट तक क्या हो रहा था? डेंसिटीज बढ़ रही थी। तो मिडिल पार्ट पर बात करें तो डेंसिटीज वर हायर कंपेयर टू अपर पार्ट, कंपेयर टू अपर पार्ट। ऊपर वाले पार्ट से कंपेयर करें तो डेंसिटी जो थी वो क्या थी? वो हायर थी, मतलब डेंसिटीज बढ़ रही थी, ठीक है। चीजें डेंस हो रही थी, चीजें क्लोज पैक हो गई थी जब ऊपर से नीचे आ रहे। तो जेफरी के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने जब जेफरी की स्टडी को स्टडी किया तो कॉर्नर ने पाया कि हां भाई मतलब ये बात है 1909 की, तो एग्जैक्टली 13-14 साल बाद उन्होंने स्टडी की, उन्होंने देखा कि जो जेफरी ने स्टडी किया था, जेफरी के बाद देखा उन्होंने तो उनका डेंसिटीज बढ़ रही है, मतलब और नीचे जाएंगे तो और ज्यादा चीजें जो है देखने को मिलेंगी अलग-अलग टाइप की, ठीक है। तो यहां पे जो वेव्स ऑब्जर्व हुई थी मिडिल पार्ट में, दोस वर द, अगर वेव्स में देखूं तो जो वेव्स थी ये जो वेव्स इंटरमीडिएट पी स्टार एस स्टार वेव्स वर ऑब्जर्व्ड, पी स्टार एस स्टार वेव्स यानी कि मीडियम वेलोसिटी वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं? मीडियम वेलोसिटी वेव्स, पी स्टार एस स्टार वेव्स वर ऑब्जर्व्ड। ये मैं आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट डिटेल बता रहा हूं, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल बता रहा हूं कि ये चीजें हुई कैसे, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले या फिर आपको पता होना चाहिए कि मन में कन्विंसिंग कैसे होगा कि अलग-अलग लेयर्स हैं। ये बात किसने बोल दी? मैं शुरुआत कर सकता था कि अर्थ की 3 लेयर होती हैं, एक क्रस्ट, एक मेंटल कोर, जैसे एनसीईआरटी शुरू करती है, एक क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट इतने थिकनेस होता है, मेंटल इतना थिकनेस होता है, कोर इतना थिकनेस होता है, बस रट लो। तो ये तो बहुत ही मैं बोलूंगा कि क्लास 0 स्टडी है, जो इंजीनियर और जो मतलब एक एनालिटिकल माइंड को समझना चाहिए ना कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे पता लगाया गया। इसलिए खाली किसी ने बोल दिया हां तो है 3 लेयर, तो 3 लेयर के लिए अप्रूवल्स हुए, 3 लेयर के लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए, स्टडीज की गई, उनके एनालिसिस से पता लगा कि हां लेयर्स 3 है। कई बुक्स में कॉनरैड है, कई बुक्स में कॉर्नर है, दोनों ठीक है। कॉनरैड भी बोलते हैं कई बार, कॉर्नर भी बोलते हैं। ये बॉडी वेव्स सुनाचू, दीस आर द बॉडी वेव्स, ठीक है गाइस। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अलग-अलग जो एनालिसिस चेक कर रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग एनालिसिस हम लोग चेक कर रहे हैं, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो मैं पूरा कर लेता हूं फिर आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था लोअर लेयर, ये लोअर पार्ट बोल दीजिए आपका, जो लोअर पार्ट था उसको बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने स्टडी किया। उस लोअर पार्ट में हमको कौन सी मिली? उस लोअर पार्ट में हमको पीएस वेव्स मिली, ठीक है। मल्टीपल स्टडीज की गई लोअर पार्ट में, मल्टीपल स्टडीज की गई, मल्टीपल स्टडीज की गई और मल्टीपल स्टडीज से पता लगा कि हां कौन सी वेव्स होती हैं? पीएस वेव्स। और उन वेव्स की जो वेलोसिटी थी ऑन एन एवरेज दैट वेलोसिटी वाज 8 to 9 किलोमीटर पर सेकंड। इनफैक्ट एग्जैक्टली बताऊं तो 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी मिली। और जो डेंसिटीज थी, डेंसिटीज वर ग्रेटर देन 6 ग्राम पर सीसी, 6 ग्राम पर सीसी। तो इस वाली जो लेयर थी, ये जो लोअर पार्ट था, इसको माना गया डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड या वेलोसिटीज मिली, हाईएस्ट वेलोसिटीज यहाँ मिली, हाईएस्ट वेलोसिटीज पाई गई, डेंसेस्ट पार्ट। These were the densest parts. UPSC has asked questions in prelims from this subject. I will show you the questions. तो मिस्टर ईशान सोनी ये ज्यादा परवाह मत करिए कि क्वेश्चन से आएंगे नहीं आएंगे, क्वेश्चन आया और आपने नहीं पढ़ा अगर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप याद करोगे कि उस दिन मैं क्वेश्चन पूछने से बेटर अगर पढ़ लेता तो शायद आज ठीक हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम एनी टॉपिक व्हिच आर रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। जो नहीं है वो पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि समझ नहीं है सब्जेक्ट एकदम पूरा यूनिवर्सिटी इतना है और हम कितना पढ़े सोलर सिस्टम जितना, ठीक है, अगर सही मायने में देखें।
7 to 8, नॉट 7.8, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड, 7 से 8, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि जब जोग्राफर्स एनालिसिस कर रहे थे तो जोग्राफर्स ने क्या एनालिसिस किया, एनालिसिस उन्होंने ये किया, अब आप ध्यान समझिए कि ये जो अर्थ है इसकी अर्थ की अलग अलग लेयर्स पे स्टडी किया गया, अलग अलग लेयर्स पे जब स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि जो टॉप मोस्ट लेयर थी, ठीक है, तो अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर थी, ये जो टॉप मोस्ट लेयर थी ये वाली, ठीक है, जो अपर मोस्ट लेयर थी, इस लेयर पे लोवेस्ट डेंसिटी मिली, इस लेयर पे लोवेस्ट डेंसिटी मिली क्योंकि इस लेयर पे वेलोसिटी सबसे कम थी। फिर जब उन्होंने नीचे की लेयर देखा, मिडिल पार्ट जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो मिडिल पार्ट था उसमें उन्होंने देखा कि मीडियम डेंसिटीज मिली, उसमें उन्होंने क्या देखा, मीडियम डेंसिटीज मिली क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, मीडियम। लेकिन जब उन्होंने साइक्लिक वेव्स को सेंटर यानी कि सबसे नीचे वाले पार्ट में स्टडी किया, जब सबसे नीचे वाले पार्ट में स्टडी किया, ठीक है, तो जब उन्होंने सबसे नीचे वाले पार्ट, अंदर वाले पार्ट में स्टडी किया, ये वाला पार्ट यानी कि लोअर पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट, तो उसमें उनको जो वेव्स मिली वो सबसे फास्ट वाली वेव मिली। तो यहाँ पे फास्टेस्ट वेव मिली, यहाँ पे क्या मिली, फास्टेस्ट वेव्स। फास्टेस्ट वेव्स मतलब क्या है, अभी समझा था हमने, डेंसिटी हाईएस्ट। फास्टेस्ट वेव्स का मतलब क्या है, डेंसिटी हाईएस्ट। मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग जोग्राफर्स थे उन्होंने जब भूकंप आए तो भूकंप पे उन्होंने अलग अलग जगहों पे स्टडी किया, अलग तरह की वेव्स। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे स्टडी किया, ये वाला स्टडी किया तो उनको यहाँ पे डेंसिटी कम, वेलोसिटी कम मिली तो उन्होंने डेंसिटी कम। फिर उन्होंने ये वाला स्टडी किया, ये सब पूरा स्टडी किया उन्होंने, ये वाला स्टडी किया तो उनको वेलोसिटी कुछ थोड़ी ज्यादा नजर आई, फिर मीडियम डेंसिटी उनको मिली। फिर उन्होंने जब अगला हिस्सा स्टडी किया यानी कि उन्होंने ये वाला स्टडी किया, ठीक है, ये बात, तो उनको पता लगा कि वेलोसिटीज और भी बढ़ रही हैं। तो उन्होंने कहा ऊपर से लेकर नीचे तक वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। मतलब क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर तक उन्होंने देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक, अंदर तक जब उन्होंने देखा, उन्होंने चेक किया, जाकर समझा कि ओहो अगर यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ रही है मतलब डेंसिटीज बढ़ रही है, क्योंकि स्पीड और डेंसिटी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो उन्होंने देखा कि अगर यहाँ से यहाँ तक स्पीड और डेंसिटीज बढ़ रही है तो मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से लेकर के इस रीजन तक, टॉप से लेकर के सेंटर के रीजन तक अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटीज इंक्रीज हो रही है, अर्थ डेंस होती जा रही है। तो यहाँ की डेंसिटी स्टडी से समझ में आया कि डेंस हेवीएस्ट पार्ट्स कहाँ है, सेंटर पे, और लाइट पार्ट्स कहाँ है, लो डेंसिटी पार्ट्स कहाँ है, टॉप पे। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द डेंसिटी एंड स्पीड, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द डेंसिटी एंड स्पीड। अच्छा नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए पहले, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये पुरानी स्टडीज देखो, हम लोग, मैंने क्या बोला था कि हम पुरानी स्टडीज पे जाएंगे तो जेफरी और कॉर्नर ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स। मैं दिखाऊंगा एक और हमारे अलग जोग्राफर आएंगे, एडवर्ड स्विस। एडवर्ड स्विस अपने क्या एनालिसिस देंगे, फिर एनालिसिस गलत ठहराया जाएगा। तो ये अलग अलग थ्योरीज और असली थ्योरी पे हम आएंगे एंड में, जो मैकेनिक्स की 3 लेयर होती है, कौन सी, क्रस्ट, मैंटल, कोर। तो शुरुआत कैसे हुई, ऐसे हुई, फिर बीच में किसी ने क्या बोला और एंड में सही बात क्या हुई, वो हम पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। यस परमार, यू आर राइट। क्रायोशिया, क्रायोशिया, CROA, कल्पा वैली अर्थक्वेक, seismograph they used. For Saturday, idea is okay. They just need to have an idea. That's it. Guys, done. एक बार बता दीजिए अगर हो गया तो ये वाला this side over, then we'll go ahead. अगर ये हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Let me know, मुझे बता दीजिए एक बार आप लोगों ने कर लिया है तो। भैया हर चीज के लिए फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, अभी बताया तो है, डेंसिटी उसमें क्या रिलेशन है, समझ नहीं पाई हैं आप भैया जी, इतना क्या इसमें रॉकेट साइंस है। ये देखिए, ये बताया तो है, जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितने ज्यादा पार्टिकल्स, उतना इजीली वेव चलेगी, स्पीड ज्यादा होगी। जितने कम पार्टिकल्स, कम डेंसिटी, तो वेव क्या होगी, बीच में ब्रेक होगी, तो स्पीड टूटेगी वेव की। एक एथलीट दौड़ रहा है रोड पे, आपने पत्थर डाल दिया, ये वो पत्थर है, इरेगुलरिटीज रोड पे, एथलीट की स्पीड स्लो हो जाएगी। रोड एकदम बढ़िया है, ट्रैक एकदम मस्त है, एथलीट की स्पीड हाई होगी। इसमें फॉर्मूला क्या चाहिए आपको, बस भैया आपसे बात कर रहा हूं मैं, बताइए। चलिए ये बताइए गाइस, लो पार्ट पूरा कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब। देखिए टाइडल हाइपोथेसिस से पता लगा कि, टाइडल हाइपोथेसिस से पता लगा हमको कि कैसे सोलर सिस्टम बना, और बिग बैंग थ्योरी से हमको पता लगा यूनिवर्स कैसे बना। और मतलब कोई भी गलती, गलत नहीं है, ये एक रफ आइडिया दिया इसमें, ये चीजें गलत नहीं, उन्होंने एक फेंट आइडिया दिया। फॉर एग्जांपल दूरबीन से देखते कोई है, लेकिन दूरबीन इतनी क्लियर है जिससे पता लग रहा है कि कोई सामने इंसान है और गन लेकर खड़ा है, तो क्या पहली दूरबीन ने गलत बताया कि कोई है, बताया तो सही ना, तो फेंट आइडिया मिलता है इनसे कि कुछ लेयरिंग थी, गलत नहीं है ये चीजें, ठीक है। और फिर अगली दूरबीन ने क्या बताया कि नहीं, वो तो इंसान गन लेकर खड़ा है, फिर उससे भी क्लियर दूरबीन ने बताया क्या कि वो इंसान है और वो AK-47 लेकर खड़ा है और वो आप ही की तरफ शूट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 दूरबीनों का फायदा क्या हुआ, पहली दूरबीन में देखते रहते तो लगता है कोई है, थर्ड दूरबीन में समझाया कि आप कोई देखकर मारने वाला, हट जाओ, दूरबीन हटा दो। ओके हो गया सभी का, चलिए बढ़िया, गुड टू गो नाउ। तो अब क्या था कि इसके बाद नेक्स्ट जो थोड़ा एनालिसिस को वाइड किया, तो हम नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे जो एडवर्ड स्विस थे, एक नॉन ज्योग्राफर थे, एडवर्ड स्विस, ई स्विस उनको बोलते हैं। एडवर्ड स्विस ने क्या किया, एडवर्ड स्विस ने भी अर्थ की कंपोजिशन का एनालिसिस किया, अपनी स्टडीज करी, और उस एनालिसिस से और उस स्टडी से अर्थ की कंपोजिशन को डिफाइन किया। एनालिसिस से, स्टडी से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्टडी की, एनालिसिस किया, उससे बताया कि अर्थ का कंपोजिशन क्या है, और उन्होंने बताया कि जो आउटर मोस्ट पार्ट था अर्थ का,
जो आउटर मोस्ट पार्ट था अर्थ का, दैट वाज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, दैट वाज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से जो बाहर वाला हिस्सा था अर्थ का, दैट वाज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स से बना था, और जो मिनरल्स थे अलग अलग तरह के मिनरल्स, और उसमें जो मेजर मिनरल्स मिले वो थे माइका और फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, माइका और फेल्डस्पार, माइका एंड फेल्डस्पार। और इस आउटर मोस्ट पार्ट को बोला गया क्रस्ट। इस आउटर मोस्ट पार्ट को एडवर्ड लुईस ने बताया एनालिसिस और स्टडी के बाद कि जो सबसे भारी हिस्सा है, ठीक है, सबसे भारी हिस्सा है अर्थ का, उस भारी हिस्से में सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है, और वो भारी हिस्सा 10 है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ 100 किलोमीटर का है, और वो जो भारी हिस्सा है उसमें मिनरल्स है माइका और फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, माइका, ये सब उसमें मिलते हैं। और उन्होंने 3 जोन्स आइडेंटिफाई किए, उन्होंने इस हिस्से के अंदर जाकर के अलग अलग 3 जोन्स को आइडेंटिफाई किया, अलग अलग मैटर के, ठीक है, उन्होंने अलग अलग मैटर के 3 जोन्स को आइडेंटिफाई किया। ही आइडेंटिफाइड 3 जोन्स बिलो दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे उनको 3 जोन्स मिले, उन 3 जोन्स को उन्होंने अलग अलग नाम दिया, उन 3 जोन्स को उन्होंने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग 3 जोन्स पाए गए, और उन 3 जोन्स को उन्होंने अलग अलग नाम से बुलाया। देखते हैं वो 3 जोन्स क्या थे। तो जो सबसे ऊपर वाला जोन था उसको तो उन्होंने बोला कि आउटर मोस्ट था, एडवर्ड लुईस ने उन्होंने क्या बोला, वो आउटर मोस्ट जोन था, और उस आउटर मोस्ट जोन को उन्होंने बोला सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ था, और जो सेडिमेंट्री रॉक से आउटर मोस्ट जोन बना था उसको उन्होंने बोला था क्रस्ट। सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए आउटर जोन को उन्होंने क्या बोला था, क्रस्ट बोला था, क्रस्ट। फेल्डस्पार, माइका के नीचे लिखा है फेल्डस्पार, FELDSPAR, माइका के नीचे लिखा है FELD, फेल्डस्पार, SPAR, ठीक है, क्रस्ट। और इसके बाद जो अलग अलग जोन उन्होंने डिफाइन किए, सबसे ऊपर वाले जोन का उन्होंने नाम दिया सियाल, SIAL, और उसके जो नीचे वाला जोन था उसका उन्होंने नाम दिया सीमा, SIMA, सीमा, और उसके बाद जो सबसे अंदर का जो जोन था उसका उन्होंने नाम दिया नाइफ, NIFE। तो ये 3 जोन थे, ये अलग अलग कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफाइन किए थे। रिपीट करके ध्यान दीजिए, क्रस्ट सबसे बाहर का, उसके अंदर का जो जोन था सियाल, उसके अंदर के जोन को नाम दिया सीमा, उसके भी अंदर के जोन, सबसे अंदर के जोन को नाम दिया नाइफ। और ये जो नाम दिए थे 3 जोन बिलो द अर्थ क्रस्ट, दीस नेम्स वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट कॉम्पोजिशन, अलग अलग कॉम्पोजिशन था, अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, मिनरल्स, अलग अलग एलिमेंट्स थे, उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग तरह के नाम दिए, और अलग अलग तरह के नाम दिए क्रस्ट। उसके नीचे 3 जोन आइडेंटिफाई किए, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3। जोन नंबर 1 सियाल, जोन नंबर 2 सीमा, जोन नंबर 3 नाइफ। हम पढ़ेंगे इसको। सियाल मतलब सिलिकॉन एल्यूमिनियम मेजॉरिटी में थे, सीमा मतलब सिलिकॉन मैंगनीज मेजॉरिटी में थे, सिलिकेट्स, सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, नाइफ मतलब निकल एंड फेरियम। मैं रिपीट करूंगा इसको, पूरी डिटेल में बताऊंगा, आप पहले नोट कर लीजिए बिना घबराए और बिना पेशेंस खोए। कंपोजिशंस को पता लगाने के जो तरीका है वो ये वेव्स, वेव्स स्टडी करना, वेव की स्पीड, जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा थी उन्होंने सोचा कि इन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये चीज ज्यादा होंगी, बाय वेव्स, बाय डायरेक्ट स्टडीज, इनडायरेक्ट स्टडीज, उन दोनों सबको मिला के ये कुछ एनालिसिस किया गया, ठीक है। ओके ओके, तो जब ये अलग अलग लेयर्स को हमने बात किया, सभी को हो गया बता दीजिए मुझे, अगर सभी को हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। कहीं से लेट मी नो, बोल सकते हैं नाइफ को फेनी, ठीक है, हो गया सभी का, गुड। तो देखते हैं ये एडवर्ड लुईस ने, एज पर एडवर्ड लुईस क्या कहते हैं। एडवर्ड लुईस ने जो पहली लेयर बताई थी जिसका नाम था सियाल, तो सियाल वाज जस्ट बिलो द सेडिमेंट्री कवर, सियाल वाज जस्ट बिलो सेडिमेंट्री कवर के जस्ट नीचे था, ठीक है। अगर इसकी डेप्थ देखेंगे सियाल की, तो डेप्थ वाज 50 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक था, 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग 100 नहीं 300 बोल सकते हैं, 300 किलोमीटर तक सियाल मिला डेप्थ अगर देखें। और इट वाज कंस्टिट्यूटेड ऑफ, जो डोमिनेंस थी, जो मेजॉरिटी थे वो थे सिलिकेट, सिलिकेट्स किसके, पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ठीक है, पोटेशियम सोडियम के सिलिकेट्स थे, और एल्यूमिनियम था, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी थी। और लुईस ने कहा कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होंगी, जो कॉन्टिनेंट होंगे जितने भी, भाई हमारे आज वर्ल्ड में क्या है, एक ओशन है, एक कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि अर्थ के ऊपर जो जगह ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ में कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ ओशंस हैं, तो उन्होंने बोला कि अर्थ में ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसके बाद ये भी कॉन्टिनेंट है मान लीजिए, ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये भी कॉन्टिनेंट हो गया, कुछ पानी है, ओशन समंदर, ठीक है, ये समंदर है, ठीक है, तो अगर ये समंदर है, दिस इज ओशन, ठीक, तो उन्होंने बोला कि ये ओशन है, और ये आपके पास अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नीचे की जो अर्थ का सिस्टम है, तो उन्होंने कह दिया कि जो ऊपर वाला है सारा पार्ट वो है सियाल, और जो नीचे वाला पूरा पार्ट है वो है सीमा। तो उन्होंने कहा कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब ये जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और ये जो पार्ट बीच में ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है। तो उन्होंने बोला कॉन्टिनेंट जितनी भी है वर्ल्ड की वो सियाल से बनी है, कॉन्टिनेंट, ठीक है, और जो सियाल के नीचे है वो सीमा है, ठीक है। तो सीमा बेसिकली पूरा ओशन है, और ओशन का जो पार्ट है उसके नीचे सीमा है, और जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, मतलब नीचे एक चीज है सीमा जैसी और ऊपर एक चीज है सियाल जैसी। तो उन्होंने कहना क्या था, अगर आपको थोड़ा और दिखाऊं इसमें, तो उन्होंने कहना ये था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा मोटा मोटा देखें तो ये हिस्सा है सियाल, जो नीचे वाला पार्ट है ये हिस्सा, ये है सीमा। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है सियाल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है सीमा,
ठीक है, और सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है, सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा, ठीक, ये बीच में कहीं समंदर हो गया। तो कॉन्टिनेंट जहां जहां पे है, ये कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट सारी किसकी बनी हुई है? सियाल की। सिलिकॉन एल्यूमिनियम इज द मेजॉरिटी थिंग इन दी कॉन्टिनेंट, उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारी सियाल की बनी हुई है। मतलब कॉन्टिनेंट सारी की सारी जो है वो सियाल की बनी हुई है, और जो वाटर के नीचे है चीज एग्जैक्टली वो सीमा है, ठीक है। पानी जिस जमीन के ऊपर फ्लोट करता है, पानी जिस जमीन के ऊपर है वो जमीन का नाम है सीमा, और जो लैंड है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उस जमीन का नाम है सियाल। मतलब कॉन्टिनेंट्स को खोदोगे तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम मिलेगा, और अगर समंदर के अंदर जाके खोदोगे तो सिलिकॉन मैग्नीशियम मिलेगा। ये बात किसने बोली? स्विस ने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जमीन भी जो है, कॉन्टिनेंट्स भी जो है, वो एक और लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक और लेयर के ऊपर फ्लोट कर रही है, फ्लोटिंग टाइप है, ये भी फ्लोट कर रही है, और जो फ्लोटिंग है कॉन्टिनेंट्स की, तो सियाल फ्लोट्स अपॉन सीमा, ये बोल के गए स्विस। तो स्विस ने क्या बोला? स्विस ने बोला सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। अब हम देखते हैं सीमा क्या है। ये स्विस की एक बात है जो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट है। इन्होंने आइडिया लगाया, स्विस मेड अ फेंट आइडिया, ये वो दूरबीन है जो थोड़ा थोड़ा क्लियर दिख पा रही है और ज्यादा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सियाल है तो फिर हम अगर देखेंगे तो उसमें जो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, दिस इज द क्रस्ट सेक्शन, दिस इज द क्रस्ट सेक्शन। तो कॉन्टिनेंटल की बात करेंगे तो जो ऊपर सेडिमेंट्री पोर्शन है वो इतना सा है, और जो सियाल पोर्शन के नीचे है और फिर सीमा है, ठीक है। सियाल क्रस्ट पोर्शन, सियाल पोर्शन और सीमा पोर्शन, इस तरीके से उन्होंने समझाया है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर तक तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो है वो सियाल, वो सेडिमेंट्री वाला पार्ट रहेगा, और 50 के बाद सियाल आएगा, उसके नीचे क्या रहेगा? सीमा रहेगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सीमा की तरफ। तो अगले हिस्से की बात करें, सेकंड वाला, विच इज सीमा। सीमा को उन्होंने बोला, तो जो जो सीमा था, सीमा वाला हिस्सा जो था, काफी डेप्थ पे जाकर के सीमा मिला, और जब उन्होंने देखा इट वाज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम ये क्या थे? ये मेजॉरिटी में थे, ये मेजॉरिटी में थे, ठीक है। तो सीमा जो था सिलिका एंड मैग्नीशियम, दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लावा, ठीक है, मैग्मा, जिससे वोल्केनिज्म आता था। तो उन्होंने बोला कि मैग्मा, सीमा वाज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा, सीमा वाज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा, सीमा वाज द लेयर बिलो द सियाल, बिलो सियाल सीमा वाज लोकेटेड, बिलो द सियाल सीमा वाज लोकेटेड, सीमा सियाल के नीचे की तरफ था, सियाल के नीचे की तरफ था, और जो डेप्थ थी वो 2000 किलोमीटर तक थी, डेप्थ थी जो 2000 किलोमीटर तक लिमिटेड डेप्थ की, 2000 किलोमीटर तक डेप्थ थी इसकी। अब किसी ने मुझे पूछ लिया कि डेंसिटी तो बताइए, इनकी डेंसिटी क्या थी? तो स्विस ने डेंसिटी को भी डिफाइन किया। स्विस ने बताया इसकी जो एवरेज डेंसिटी थी वो लगभग 2.7 ग्राम पर सीसी थी। स्विस ने डेंसिटी को डिफाइन किया 2.7 2.9 इसके आसपास एक रफ डेंसिटी का अंदाजा उन्होंने लिया, मतलब रफली उन्होंने 2.9 का फिगर एक भी बताया। और जब सीमा के बारे में बात करी तो किसी ने पूछा कि फिर सीमा की डेंसिटीज, एवरेज डेंसिटीज सीमा की क्या थी? तो उन्होंने बताया 2.9 से 4.7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक यूनिट रखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी डेंसिटीज सीमा की उन्होंने बताई। तो देख रहे हैं डेंसिटीज में अभी हम लोगों ने बात नहीं करी एक्सटिनोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आपने शायद पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होगी एक्सटिनोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, मुझे नहीं पता अभी तक, ठीक है, क्योंकि एक्सटिनोस्फीयर लिथोस्फीयर बाद में डिफाइन किया गया, अभी नहीं। अभी सिंपल कांसेप्ट चल रहा है सियाल सीमा क्या था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि धीरे धीरे देखेंगे तो पहले जो डेंसिटीज थी वो 2.9 ग्राम पर सीसी, 300 किलोमीटर तक की डेप्थ थी सियाल की, और सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता था। पर सीमा क्या था? सियाल से नीचे था, डोमिनेटेड बाय मैग्नीशियम था, सिलिकेट था। ये पार्ट जो थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का था, मैग्मा लावा यहीं से जनरेट होता था। ये बात एडवर्स बता के तो गलत तो नहीं बताया, कहीं ना कहीं आज मेंटल इसी रेंज में लाई करता है, कहीं ना कहीं मेंटल से ही आज लावा बाहर निकलता है, कहीं ना कहीं मेंटल ही मैग्मा का सोर्स है। तो ये देखिए कुछ फेंट आइडियाज लोग दे गए हैं, उनको बिल्कुल गलत मत बोलिए और ना इनके बारे में डिसरेस्पेक्ट करें, ठीक। तो पॉइंट की चीजें गलत नहीं है, चीजें कुछ थोड़ी थोड़ी क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें फेंट है। तो सीमा वाज लोकेटेड बिलो द सियाल, इट वाज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा, सिलिका एंड मैग्नीशियम वाज इन मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी पे थे। डेप्थ 2000 किलोमीटर तक पाई गई, और डेंसिटी जो थी वो एवरेज डेंसिटी 2.9 से 4.7 ग्राम पर सीसी के आसपास हमको मिली, ठीक है। तो 2000 किलोमीटर मतलब सरफेस से 2000 किलोमीटर, ठीक है, 300 to 2000 बोल सकते हैं। तो ये हमने बात करी सीमा की। तो सीमा के बारे में उन्होंने डिटेल दे दी। अब सीमा की नीचे वाली लेयर के नीचे क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है मुझे कि सीमा के नीचे वाली लेयर है उसमें क्या होगा? किसी ने याद रखा हो? डेप्थ रेफरेंस पॉइंट बच्चों, सरफेस, सरफेस से डेप्थ, मतलब अगर ये सरफेस है तो यहाँ से 1000 किलोमीटर, यहाँ से 1000 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से 2000 किलोमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल सरफेस से डेप्थ जो पॉइंट है सरफेस से ले रहे हैं, सरफेस से। लेकिन यहाँ पे जो डेप्थ ले रहे हैं ये जो है अप टू 300 किलोमीटर, मतलब 50 से 300 तो सियाल एंड में हो गया, ठीक है। मतलब ये जो है पहला ये 50 से 300 है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो है ये 50 से 2000 तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इतना देखेंगे तो 300 से 1000, तो अगर मैं दिखा दूं 300 तो 300 तक तो सियाल ही ना, 300 के बाद ही 2000 तक होगा ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर पहले ही आपको 300 तक मिल गया तो 300 से लेकर के फाइनली 2000 तक क्या है आपका सीमा है, और 2000 के बाद फिर क्या होगा? नाइफ होगा। अगली लेयर कौन सी मिलेगी हमको? नाइफ मिल जाएगी, निकल फेरियम, ठीक है, फेरियम। तो थर्ड लेयर है दैट इज नाइफ। तो नाइफ लेयर कहाँ है? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, बिलो सीमा, सीमा के नीचे, मेड अप ऑफ निकल प्लस निकल एंड फेरियम। फेरियम आयरन के लिए यूज होता है, आयरन के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देखी इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देखी गई इसमें। और मिला कहाँ? 2000 किलोमीटर के नीचे, बिलो 2000 किलोमीटर। तो ये जो पार्ट है इसको नाइफ बोला गया, सीमा सियाल के बिल्कुल नीचे, ठीक है। हेवी मेटल्स से बना हुआ, मतलब ऐसा बोला गया स्विस ने कि नाइफ जो है इट इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, इट इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, भारी मेटल्स से मिलकर बना है क्या? नाइफ, नाइफ इज मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स, जिनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा है, जिनकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है। उन्होंने डेंसिटी कहा 11 तक डेंसिटी मिलेगी आपको, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना सही आइडिया दिया उन्होंने। आज कोर की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी तक है,
और मेंटल की डेंसिटी अगर देखेंगे जाकर के तो 5.5 6 के आसपास मिलती है, वही बात पहले कर रहे थे ये 3 मतलब एग्जैक्टली देखेंगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो आपके पास ओशन क्रस्ट है 2.5 से 3 मिलती है उसकी मेंटल की डेंसिटी 4 से 5 6 से और फिर आगे कोर की डेंसिटी 13 तक मिलती है। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं जो फेंट आइडियाज हमको दिए, क्रस्ट की डेंसिटी 2 से 3 के बीच में, ठीक है, मेंटल की डेंसिटी 4.9 से 5 के बीच में और एक्चुअल में जो आज कोर की डेंसिटी है वो 13 तक की है। ठीक है, 11 ग्राम पर सीसी अप टू 11, 11 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। या सीसी सेंटीमीटर क्यूब। यस 2000 किलोमीटर बिलो, डेप्थ मतलब क्या है 2000 किलोमीटर से नीचे, 2000 किलोमीटर तो क्या है सीमा ही है ना, सीमा के नीचे की डेप्थ होगी, राइट, यही बात मैंने बोली थी। तो ये कुछ हमने डिस्कशन किए। नोट हो गया सभी का? आर वी डन विद दिस? भाई सीमा का डेप्थ है 2000 तक, सीआर का डेप्थ है 300, सीमा का डेप्थ 2000, सीमा के नीचे अप टू जो लिमिट मैंने कुछ नहीं बताना, नाइफ सीमा के नीचे है। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं रीसेंट व्यूज के बारे में कि अभी इन सब स्टडीज के मद्देनजर रखते हुए इन सब फर्दर जो स्टडीज थी साइंटिफिक स्टडीज जो एनालिसिस हुए सीस्मिक वेव्स के, उनसे हमको क्या पता लगा। तो अभी रीसेंट व्यूज मतलब बहुत सारे स्टडी एनालिसिस के बाद पुरानी चीजों को देख के समझ के और एनालिसिस किए, तो जो ओल्ड व्यूज थे वो आज अगर देखें टुडे तो दे आर नो मोर रेलेवेंट। ऐसा ऐसा किसका कहना है नए व्यूज वालों का, और उन्होंने बोला कि अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, अभी जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसने बहुत सारे एनालिसिस किए, उसने बहुत सारे एनालिसिस किए किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ seismic waves, seismic waves, ठीक है। तो नो मोर रेलेवेंट और बोल सकते हैं इसको लेस रेलेवेंट, क्योंकि seismic waves के स्टडी से ये जाना गया कि 3 लेयर्स तो हैं, लेकिन वो 3 लेयर्स कुछ अलग टाइप की हैं और कुछ अलग तरीके का उसमें देखने को मिलता है, और वो जो अलग तरीके की 3 लेयर्स हैं उन जो seismic waves हमने स्टडी करी उन seismic waves ने हमको बताया कि 3 लेयर्स मिलती हैं, 3 लेयर्स आर देयर, ठीक है, 3 लेयर्स आर देयर एंड दीस 3 लेयर्स आर डिफाइंड एज क्रस्ट, outermost layer, mantle, below the crust, and then core, below the mantle. These 3 layers are there. लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनका आइडिया कुछ कुछ पुरानी थ्योरी से भी हमको मिला। पुरानी लेयर्स, पुरानी थ्योरीज, उनसे हमें नए वाले कुछ चीजों के भी आंसर हमको मिले। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो है उसके बारे में जो रिसेंट व्यूज ने बताया कि 3 लेयर्स हैं, हाँ ठीक है, पहले भी 3 लेयर्स के बारे में बताया साइंटिफिक स्टडीज, ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडीज सीस्मिक वेव्स कब मिली, किसी अर्थक्वेक के दौरान या वोल्केनिज्म के दौरान या सुनामी के दौरान, ठीक है, इनके दौरान इन वेव्स को स्टडी किया गया और जो स्टडी किया तो पता लगा कि जो टॉप लेयर्स हैं, जो आउटरमोस्ट है वो क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है और कोर है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग है, इनर कोर आउटर कोर, उन्होंने इसको भी फर्दर बाइफरकेट किया, क्रस्ट को दो पार्ट में तोड़ा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एक है ओशन क्रस्ट, मेंटल एक है अपर मेंटल, एक है लोअर मेंटल, कोर भी दो तरह की है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, ओशन क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये अलग अलग हिस्से हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। पंकज आप चैट पे ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो समझ कैसे आएगा आपको, चलो शांति से पढ़ने को समझ आ रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए भाई। तो दे आर लेस रेलेवेंट और नो मोर रेलेवेंट, जो ओल्ड व्यूज है उसको वैसे लिख लीजिए, लीस्ट रेलेवेंट, इतना ही रेलेवेंट है कि उनसे फेंट आइडिया मिलता है, लीस्ट रेलेवेंट जिनसे कि फेंट आइडिया हमको मिलता है। गाइस इसे आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो रीसेंट व्यूज हैं उन रीसेंट व्यूज के बारे में हम बात करते हैं। रीसेंट जो लेयर्स हैं उनके बारे में आपको दिखाता हूं, हम एक बार समझ लेते हैं जो रीसेंट लेयर्स हैं अर्थ की, उन लेयर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की लेयर्स हमको दिखती हैं, देखने को मिलती हैं।
तो ये कुछ अलग अलग टाइप के लेयर्स हैं, मैं इनको लेबल कर रहा हूँ, आप साथ साथ देखते जाइए। तो गाइस रीसेंट थ्योरीज ने क्या बताया, तो गाइस रीसेंट थ्योरीज ने क्या बताया, कभी जरा ड्राइंग रुक जाइए, ठीक है, जितना बाद में आएगा पहले समझ लेते हैं, ठीक है, मैं सब पूरा समझ दूंगा। तो रीसेंट थ्योरीज ने बताया कि जो फाइनल एनालिसिस हुआ वो ये हुआ कि सीआल सीमा जैसी चीजें एक अंदाजा था, एक्चुअल में क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ये चीजें हैं। मतलब एक्चुअल में अगर हम एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर देखें तो ब्रॉड स्ट्रक्चर जो बोलता है वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ लेयर्स हैं, एग्री। तो सबसे पहले जो लेयर है वो है क्रस्ट, उसके क्रस्ट के बाद जो लेयर है वो है मेंटल, ठीक है, और उसके बाद जो लेयर है वो है कोर। तो कोर दो तरह की है, इनर और आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर, और फिर उसके बाद लोअर मेंटल, अपर प्लस मिडिल मेंटल, और उसके बाद क्रस्ट है, ठीक है। तो जो क्रस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट। क्रस्ट दो तरह की, कॉन्टिनेंट की अलग, ओशन की अलग, ब्रॉडली बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो लगभग लगभग अगर हम देखेंगे तो 100 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे बिल्कुल सरफेस से बात करें, 100 किलोमीटर तक क्रस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला लेयर है, ठीक है, ऊपर और नीचे का मिला के वो मेंटल रहेगा, ओके, वो मेंटल रहेगा। और उसके बाद जो लेयर है वो रहेगा कोर। तो मोटी मोटी तीन लेयर रहेंगी, इनर, आउटर, लोअर, अपर, मिडल, उसके बाद क्रस्ट, ठीक है। तो ये बात ज्योग्राफर्स ने बताई। जो क्रस्ट रहेगी, ठीक है, वो अगर क्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो लगभग लगभग 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक क्रस्ट रहेगी, ठीक है। और अगर मेंटल के बारे में बात करेंगे तो 0 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक, 0 से लेकर के 0 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल रहेगा, ठीक है। एम मतलब मेंटल, ठीक है, क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी जो नॉट 0 से 100 से 2900 किलोमीटर तक रफली आपके पास जो है वो मेंटल है, 2900 किलोमीटर से लेकर के फिर फर्दर 6371 किलोमीटर तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो अप टू द डेप्थ ऑफ 6371 किलोमीटर आपके पास क्या होगा, आपके पास कोर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ब्रॉड स्ट्रक्चर ये, अगर ब्रॉड स्ट्रक्चर ये है तो इस ब्रॉड स्ट्रक्चर यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसको अगर हम अंदर जाके देखते हैं तो अंदर जाके अगर समझते हैं उस अभिषेक तिवारी, थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास में, ठीक है। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो समझते हैं कि इसमें इनर कोर, आउटर कोर, देन लोअर मेंटल, देन मिडिल मेंटल, ठीक है, जिसे हम एस्टिनोस्फीयर बोल रहे हैं, ये वाला सेक्शन, और उसके बाद अपर मेंटल आ जाता है। और ये जो हिस्सा है, इस डायग्राम को मैं इग्नोर कर रहा हूं, दिस डायग्राम आई एम इग्नोरिंग, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है कॉन्टिनेंट है, एक हिस्सा है ओशन। तो जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कॉन्टिनेंट का हिस्सा उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और जो ओशन के नीचे वाला हिस्सा पतली सी लेयर, इसे बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये दो तरह की क्रस्ट हमको मिलती है, वन इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अनदर इज द ओशन क्रस्ट, ठीक है। तो अगर देखेंगे इसकी जो थिकनेस है तो लगभग 50 से लेकर के 70 किलोमीटर थिक होती है ये, ठीक है। और अगर इसकी देखेंगे ओशन क्रस्ट की थिकनेस देखेंगे, ओशन क्रस्ट की थिकनेस काफी कम होती है, 5 किलोमीटर के आसपास अगर देखेंगे, ठीक है। और अगर देखेंगे 5 किलोमीटर लगभग 5, 10, 15 इस तरीके से आपको इसकी थिकनेस, तो 5 सही जगह पे 10 है, कई जगह पे 15 है, कई जगह पे 30 है। तो रफली अगर बात करेंगे ओशन क्रस्ट तो 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर, लेकिन एवरेज थिकनेस हम लेते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एवरेज थिकनेस लगभग 30 निकल जाती है, इसकी एवरेज थिकनेस 5 to 10 किलोमीटर निकल के आती है ओशन क्रस्ट की। ओशन क्रस्ट काफी थिन होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट काफी थिक होती है, तो ठीक है। इसके जस्ट नीचे है अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, तो जो मैं येलो से हैच कर रहा हूं वो अपर पार्ट ऑफ द मेंटल रहेगा, तो येलो से मैं हैच कर रहा हूं, दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट है, उसे हम बोल सकते हैं अपर मेंटल, ठीक है। तो वो सॉलिडिफाइड पार्ट रहता है, राइट। और जब हम उसे थोड़ा और नीचे आएंगे तो आ जाएगा एस्टिनोस्फीयर, क्यों? क्योंकि जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, जो क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर के क्या बनता है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लिथोस्फीयर कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिथोस्फीयर डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और अपर मेंटल, यहाँ का लिथोस्फीयर डिफाइन करेंगे, ओशन लिथोस्फीयर तो कैसे बोलेगा यहाँ पे, ये ओशन की जो क्रस्ट है और नीचे जो मेंटल है अपर मेंटल, तो अपर मेंटल जब याद कर देंगे आप तो लिथोस्फीयर बन जाएगा। लिथोस्फीयर को बोलते हैं वो सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है। और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है एस्टिनोस्फीयर, वो थोड़ा फ्लूइडिक टाइप का होता है। तो लिथोस्फीयर सॉलिड और एस्टिनोस्फीयर फ्लूइडिक, तो ये व्यूज आते हैं कि जो लिथोस्फीयर है सॉलिड वो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। तो सॉलिड लिथोस्फीयर फ्लोट्स अपॉन द एस्टिनोस्फीयर, सॉलिड जो लिथोस्फीयर होता है वो एस्टिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या क्या हमने सीखा, हमने सीखा एक ओशन है, कॉन्टिनेंट है, एक ओशन क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट है। ओशन क्रस्ट कितनी है, 5 किलोमीटर, कहीं पे 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कहीं पे 50 किलोमीटर है, कहीं पे 70 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा थिक है, ओशन क्रस्ट थिन है। ओशन के नीचे वाली क्रस्ट ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट के नीचे भी एक हिस्सा है मेंटल का, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे भी एक हिस्सा है मेंटल का, उसे क्या बोलते हैं, येलो वाले को अपर मेंटल, येलो वाला पोर्शन है उसको अपर मेंटल। अपर मेंटल में अगर ऐड करेंगे क्रस्ट को तो क्या बनेगा, लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर की जो ओवरऑल देखेंगे आप लगभग 50 से 200 किलोमीटर तक थिकनेस होता है। तो लिथोस्फीयर से जो नीचे जस्ट वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, एस्टिनोस्फीयर। एस्टिनोस्फीयर जो है, जो पार्ट है वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड नहीं है, थोड़ा मोल्टन है, ठीक है। सेमी सॉलिड है मतलब कम सॉलिड है, थोड़ा मोल्टन टाइप का है,
तो एस्टिनोस्फीयर। उसके बाद अगर आते हैं तो इनर कोर अगर हम देखते हैं तो इनर कोर जब मैंने देखा तो इनर कोर मुझे मिली सॉलिड, इनर कोर मुझे मिली सॉलिड, और आउटर कोर में जब मैंने जाके देखा तो आउटर कोर मुझे मिली लिक्विड, आउटर कोर मुझे मिली लिक्विड। ठीक है, और जो मेटल के पोर्शन है धीरे धीरे हम जाते हैं तो मेटल मेटल थोड़ा थोड़ा सा मॉल्टन है, और ये नीचे जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा मॉल्टन हमको मिलेगा। तो आप लोग अगर मैं देखूं तो आप लोग कहीं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो हिमालय में रहते हैं वो यहाँ पे, जो प्लेन्स में रहते हैं वो कहीं यहाँ पे, थोड़ा और शिवालिक में रहते होंगे देहरादून मसूरी वो यहाँ पे, ठीक है, लद्दाख में ग्रेटर हिमालय तो यहाँ पे, तो ऐसे करते करते माउंट एवरेस्ट वाले नेपाल वाले रीजन में यहाँ पे, जो सी साइड रहते होंगे कोस्ट एरिया तो वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये आपका समंदर वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिसेंट व्यूज जो है वो डिफाइन किए गए। चलिए जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्रस्ट मेटल कोर को आगे चल के डिफाइन कर लेंगे। हाँ ठीक है, समीर आप समय ले लीजिए, ड्राइंग आराम से ड्रॉ कर लीजिए सभी लोग, ड्राइंग को मैं भी नहीं हटा रहा हूँ। डेंसिटी में देखेंगे तो ओशन क्रस्ट ज्यादा डेंस होता है कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, ये थिन होता है बट डेंस बहुत होता है, ये थिक होता है बट कम डेंस होता है, क्योंकि हमारे जो ओशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंटीन्यूअसली डिसॉल्व होते जा रहे हैं और सेटल होते जा रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा पाई जाती है। जो आपके बेस्ट मेटालिक एलिमेंट्स हैं पॉलीमेटालिक मॉड्यूल्स हैं ओशन में पाए जाते हैं। गाइस हो गया तो बताइए जरा। ओके गाइस ठीक है, तो यहाँ हमने समझा, तो एक बार देख लेते हैं जरा कि जो हमें ओवरऑल आपका जो पार्ट है इसमें थोड़ा और डिटेल में देखा है कि कैसे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो बस आप इसमें हाइट देख लीजिए, जो लिथोस्फीयर है वो 100 किलोमीटर तक है, और जो मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक है। तो जो आपके पास क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है 2900 किलोमीटर तक, मेंटल है 6370 किलोमीटर तक आपके पास क्या है ओवरऑल, आपके पास पूरा कंप्लीट पूरा जो सिस्टम है वो ऐसा है। ठीक है, तो इसको हम देख चुके हैं डायग्राम को, यहाँ पे इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो अर्थ का स्ट्रक्चर है जैसे कि मैंने डिफाइन किया है, वो क्रस्ट मेंटल कोर और 3 लेयर्स में बटा हुआ है। इन 3 लेयर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो जो लेयर्स है, लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ में जैसे कि मैंने डिफाइन किया, जो क्रस्ट है मोस्टली उसको हम रखते हैं 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो मेंटल है ये बिल्कुल बिल्कुल मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है, 100 किलोमीटर से लेके चलते हैं और 2900 किलोमीटर तक रखते हैं। और जो कोर है 2900 किलोमीटर से लेकर के हम उसको लेके चलते हैं लगभग 6370 किलोमीटर तक। तो ये एक तरीके की क्लासिफिकेशन है कहां से कहां तक है, 7071। ठीक है, तो अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। तो अर्थ के जो 3 लेयर्स हैं उनके बारे में कि क्रस्ट मेंटल कोर कितनी कितने डिस्कंटिन्यूटीज हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं वो सब चीजें हम देख के आगे बढ़ेंगे। हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे अलग अलग सेक्शंस, क्रस्ट डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोर डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे एनालिसिस करेंगे कि कोर का टेंपरेचर कैसा है, टेंपरेचर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि प्रेशर चेंजेस क्यों आ रहे हैं, डेंसिटी चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हीट कैसे अर्थ में आई और अब कैसे हीट आई है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के एनालिसिस को हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो ये सभी डिस्कंटिन्यूटीज जो है इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर मैं ओवरऑल आपको एक सेक्शन दिखाऊं ओवरऑल अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, तो देखिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के पार्ट्स हमने समझे, तो ये पार्ट है क्रस्ट वाला, इसके बीच में यहाँ पे एक डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये एक डिस्कंटिन्यूटी है, एक डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे तो फिर अपर मेंटल है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी है, यहाँ पे एक और डिस्कंटिन्यूटी है। डिस्कंटिन्यूटी मतलब होता है बीच में रुकावट, चेंजेस। तो ये डिस्कंटिन्यूटी मिली तो अलग अलग लोग थे रिसर्च करके डिस्कंटिन्यूटी का पता लगाने वाले। ठीक है, ऐसे ही जब आप देखेंगे तो मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक और डिस्कंटिन्यूटी है। ओके, इनके बीच में एक और डिस्कंटिन्यूटी है। ओके, और ऐसे ही जब आप देखेंगे कोर, इनर कोर और आउटर कोर के बीच में एक और डिस्कंटिन्यूटी, अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज पता लगाने वाले अलग अलग सेट ऑफ ज्योग्राफर्स थे, एक और डिस्कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये अलग अलग डिस्कंटिन्यूटीज अलग अलग लोगों ने दी। सबसे पहले डिस्कंटिन्यूटी है क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, इसको मोहो ने दिया, तो मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटीज को हम बोल देते हैं, क्योंकि मोहोरोविक ने दी थी डिस्कंटिन्यूटी। क्रस्ट क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिस्कंटिन्यूटी है मोहो ने दी थी। उसके जो नेक्स्ट डिस्कंटिन्यूटी है उसको रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं, क्योंकि वो रेपेटी जो ज्योग्राफर थे उन्होंने बताया था रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद जो अगली डिस्कंटिन्यूटी है मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर, मेंटल और आउटर कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी दी गई, वो दी गई गुटेनबर्ग के द्वारा। तो उसे बोला गया गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, उसे क्या कहा गया, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। और उसके बाद जो सबसे बॉटम पे इनर कोर और आउटर कोर के बीच में दिया गया उसे कहा गया लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो डिस्कंटिन्यूटी क्या बताती है, डेंसिटी चेंज को बताती है, फेस चेंज को बताती है, कंपोजिशन चेंज को बताती है। इन लोगों ने डिजाइन के इन लोगों ने बताया, तो अलग अलग चीजें इन्होंने बताई। ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग चीजों को डिफाइन किया। ठीक है, और जो अगर हम देखेंगे क्रस्ट के अंदर ही क्रस्ट के अंदर ही जो छोटा सा चेंजेस उनको मिले, तो उन क्रस्ट के अंदर ही छोटे से चेंजेस को जो बताने वाले थे वो थे कॉनरेड, कॉनरेड या कॉर्नेट, पेज बुक्स में कॉर्नेट है तो कॉनरेड है। तो कॉनरेड डिस्कंटिन्यूटी, मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के ग्रेट लर्नर कुछ इस टाइप से, चीफ मजिस्ट्रेट रायगढ़ के ग्रेट लर्नर कुछ इस टाइप से लर्न कर सकते हैं, राइट। विवेक सिन्हा लिख सकते हैं उसको इंडिविजुअली, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन मिलकर उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के ग्रेट लर्नर, तो कॉनरेड, कॉनरेड, मोहोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये कुछ अलग अलग टाइप की डिस्कंटिन्यूटीज हैं।
नेसेसरी नहीं, यूपीएससी पूछती नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है, बट आपको अगर एक मिल रही है एक लाइन तो इसको समझने में क्या दिक्कत है? ये तो बहुत होता, तो कोई वैसे याद करना, तो एक कहानी में याद कर लो, चीफ मजिस्ट्रेट रायगढ़ के ग्रेट लर्नर, चीफ मिनिस्टर राजस्थान के ग्रेट लर्नर, ठीक है। तो अलग अलग टाइप क्या बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में स्टॉप करते हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो हम कल क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेंगे, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, उसके बाद टेम्परेचर एनालिसिस करेंगे, नीचे टेम्परेचर कितना बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, फिर हम बात करेंगे कि हीट क्या हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, सब चीजों के बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल मिलते हैं। प्रीवियस स्लाइड मतलब आपको नोट कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं लगा देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। ओके डियर, गुड नाइट, बाय बाय। हम लोग कल समझेंगे सारा कि कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है, क्यों है ऐसा, कल हम बात करेंगे, ठीक है। कोई कौन सी चीज क्या है हम कल पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रखिए बच्चों। एडवर्ड स्विस को एलिमेंट्स के बारे में ऐसे पता लगा क्योंकि जब उन्होंने वेव्स को स्टडी किया तो उन्होंने कहा वेव्स बहुत तेज भाग रही हैं, मतलब कुछ डेंस मटेरियल होगा, और फिर मटेरियल से साउंड वेव्स, साइस्मिक वेव्स और एनालिसिस से मीटियोर से भी स्टडी करा, कुछ स्टडी अर्थक्वेक की भी करी, वोल्केनिज्म की भी स्टडी करी, तो वहां से कुछ कंक्लूजन निकाले, ठीक है। ओल्ड व्यूज, सिंपल सी बात है, ओल्ड व्यूज क्यों नहीं, सुधांशु, ये तो बड़ा इररिलेवेंट क्वेश्चन है कि ओल्ड व्यूज को क्यों नहीं वैल्यू देते। ओल्ड व्यूज को इसलिए वैल्यू नहीं देते, ओल्ड व्यूज को क्योंकि ओल्ड व्यूज अब उनसे ज्यादा अच्छे प्रूफ आ गए हैं, अब उनसे ज्यादा सही हमें एविडेंस मिल गए हैं, तो जो चीजें ओल्ड में थोड़ी इररिलेवेंट है उनको रिलेवेंट मानेंगे ना जब उनके अगेंस्ट प्रूफ मिल गए, तो हालांकि ओल्ड ने फेंट आइडिया दिया लेकिन करेक्शन प्रिसिजन दिया न्यू व्यूज ने, ठीक है। ओके आस्था, गुड नाइट। शॉर्ट नोट बनाइए, समुद्रिका एस वेव से सॉलिड से पास करती है, विवेक रंजन लिक्विड से नहीं। ओके प्रीति, गुड नाइट। विवेक कल पता लगेगा कि जो आपकी कोर है वो सॉलिड क्यों है, इनर कोर, कल तक सब रखिए। आज नींद आ जाएगी विवेक आपको इस फैक्ट के बिना, ये कमेंट बॉक्स में पटक करते रहेंगे। आज शांति से सो जाओ विवेक से ना, कल क्लियर हो जाएगा कि क्यों है सॉलिड, ठीक है। आज सो जाओ आराम से। ओके मानसी, इमानी, बाय बाय, गुड नाइट। द सेक्शन वेयर इट इज सॉलिड दैट सेक्शन ओनली वेलोसिटी इज हायर, ठीक है। देखिए जहां डेंसिटी चेंज हो रही थी, रोशन राज, जहां डेंसिटी बदल रही थी, वेलोसिटी बदल रही थी, वहां डिस्कंटिन्यूटी थी, एकदम से वेलोसिटी बदल गई, एकदम डेंसिटी चेंज हुई, तो वहां डिस्कंटिन्यूटी बन गई, उनका पता लगाने वाले ये लोग थे। अभिषेक फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कल बात करेंगे, ठीक है। ओके फाइल, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट सुधांशु। सर्वेश बताया मैंने डिस्कंटिन्यूटी के बारे में कि डिस्कंटिन्यूटी जहां जहां पर। ओके डियर, बाय बाय। ओके त्रिशा, थैंक यू। ओके शिवम, गुड नाइट। नाइफ की डेंसिटी शिवम सबसे ज्यादा थी 11 के आसपास। ओके धर्म प्रकाश, गुड नाइट। गौतम, गुड नाइट, थैंक यू अंजलि, गुड नाइट। सदफ, सियाल का मतलब है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सियाल सबसे ऊपर, मेजर सिलिकेट, सिलिकेट पोटेशियम, सिलिकेट सोडियम, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर, थिकनेस 50 से 300 किलोमीटर। ओके सुजल, ठीक है, रोशन, बाय बाय, गुड नाइट। युधिष्ठिर, विशाल, ओके गुड नाइट विशाल। नहीं अभिषेक तिवारी, गुस्सा नहीं हुआ मैं, आप लोग थोड़ा ज्यादा कमेंट करते हैं तो इसलिए मैं कभी वो चीज डिस्टर्बिंग होती है मेरे लिए बहुत ज्यादा, तो आप जो कमेंट करने वाले कमेंट मास्टर हो ना, बहुत सारे कमेंट मास्टर बैठे हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बस कमेंट करेंगे, कमेंट मतलब उनका हाथ चलता रहेगा, लेक्चर चलने दो, हम तो कमेंट करने आए हैं, कमेंट करेंगे, फिर समझ नहीं आएगा बोलेंगे सर रिपीट प्लीज, फिर कमेंट करेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, सब कुछ समझ नहीं आ रहा, सर सब ऊपर से जा रहा है, सर सब पढ़ाइए। ये सब चीजें एकदम मजे आती है कि सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कमेंट करने आते हैं तो सारे पैसे देकर के और फिर बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा। जो कमेंट करने वाले लोग कमेंट मास्टर्स थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कमेंट छोड़िए, नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, हो जाएगा यार, बार-बार कमेंट करके क्या मिलेगा, है ना। आदित्य, सियाल, सीमा, इन सब का कंपोजिशन पता लगा वेव्स की स्टडी से, वोल्केनिज्म की स्टडी से, ठीक है, इन सब चीजों की स्टडी से हमको मिला, ठीक है। मेरे को सनी ठाकुर एक और आगे फिजिक्स में पढ़ाइए, सनी ठाकुर फिजिक्स के बिना ज्योग्राफी अधूरी है सनी, तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। जब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया तो मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आपकी तरफ से कमेंट्स आते हैं कि मतलब समझ में आया सभी को, क्योंकि मेरी यहाँ की मेहनत तभी सफल होती है जब आप लोगों को अच्छा समझ में आता है, व्हेन यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। याद नहीं करना डेंसिटी, कौन एक इंसान के नाम था जो जिन्होंने ये सब फाइंडिंग्स करी, ठीक है। ओके भैया, ईशान गॉडेट वही है जो जिन्होंने फाइंडिंग्स करी, डिस्काउंटेड उन्होंने बताया, तो पहला सबसे पहला जो अपर लेयर को स्टडी किया था कॉन्टेंट ने किया था, तो अपर लेयर याद हो आपको, अपर लेयर कॉन्टेंट ने स्टडी की थी, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस, ठीक है। चलिए, नहीं आप लोग शार्प हो यार, यू आर द फाइनेस्ट माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फाइनेस्ट माइंड्स हैं वो कल के सिविल सर्वेंट हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं, आज के जो कमेंट मास्टर हैं वो कल के सिविल सर्वेंट हैं, तो कल के सिविल सर्वेंट मतलब हो सकता है परसों के पॉलिटिशियन, है ना। रवि अभिषेक आप पुराना सारा रिवाइज करिए जल्दी जल्दी, वीडियोस देखिए थोड़ा खाली टाइम में, है ना। ईद मुबारक आपको भी माय डियर, थैंक यू अंकिता।
डायरेक्ट सोर्सेज मतलब जो अर्थ के अंदर से लिए गए, इनडायरेक्ट सोर्सेज जो बाहर से लिए गए, सिंपल। ओके राधिका, गुड टू नो दैट। बोलिए शिवानी, क्या सवाल है आपके? मुझे का एक्सट्रीम डेप्थ तक छोड़िए, हम तो 100 किलोमीटर नीचे नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी मैंने पता लगा लिया था उसमें क्या है, मेंटल में क्या है। दैट इज बिकॉज़ ऑफ द वोल्केनिज्म, स्टडी ऑफ द साइक्लिक वेव्स, स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स, तो बहुत सारी डायरेक्ट स्टडीज से पता लगा, बिना जाए पता लगा लिया, ठीक है। चलिए, गुड गुड टू नो दैट शैलेंद्र। हाँ ठीक है गोविंद, अच्छी टेक्निक है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कल के टेस्ट में, तो कल टेस्ट चिंता मत करिए, आज जो आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू। आइए सभी, कृपया गुड नाइट, गुड नाइट श्रुति। ओके ऋषि, थैंक यू श्रुति, थैंक यू शिवानी, गुड नाइट। अक्षय गुड नाइट। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी को क्रस्ट के अंदर ही है, निशा क्रस्ट के अंदर ही जो डिस्कॉन्टिन्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट है वो सबसे ऊपर की, अपर लोअर क्रस्ट। क्रस्ट के उन्होंने दो भाग बना दिए, हालांकि क्रस्ट एक ही है पर दो भाग बना दिया, अपर लोअर क्रस्ट। डीपीपी में बोलूंगा, गलत अपलोड हुए होंगे, आई विल टेल देम, ठीक है भाविक। बाय बाय दीक्षा, सत्यप्रकाश गुड नाइट, उत्कर्ष बाय। ओके तृप्ति गुड नाइट, थैंक यू, गुड टू नो दैट। क्लास नोट्स आर इनफ यस, गुड नाइट वंदना, थैंक यू मिताली। ओके आयुष गुड नाइट। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बदमाश लोग भी हैं क्लास में, है ना, जब मिलेंगे तो फिर उनकी पिटाई लगाई जाएगी। थैंक यू सदाफ, थैंक यू डियर, बाय बाय। टेस्ट तो बन गया होगा अब तक, तो टेस्ट की थैंक यू जसप्रीत, टेस्ट की ज्यादा चिंता मत करिए, टेस्ट तो बन चुका होगा। जीसी लॉन्ग ले लीजिएगा, जीसी लॉन्ग सफिशिएंट फॉर जीएस, ऑप्शन है तो आप फिर मौजूद टाइम पे जाइए। बाय गौतम, सागर गुड नाइट, देवकांत गुड नाइट, हर हर महादेव, विकास सिंह मौर्य थैंक यू। ओके अंश गुड नाइट, एनसीईआरटी राहुल गोयल 11वीं क्लास के लिए लीजिए, ठीक है अमन, गुड टू नो दैट। ओके थैंक यू सोनाली, बाय बाय वन फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, अब रन करते हैं, आज का हो गया बहुत है ना। कल कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है अमन, गुड नाइट। चलिए ठीक है, इसको भी क्लास में कर रहा हूँ, आप लोग जाइए आराम करिए, बाकी लोग जो ईद वाले हैं सभी लोग ईद बनाइए और फिर रेस्ट करिए, आराम से खाइए पीजिए सोइए, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं दोबारा और फिर नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। ऐसे सीखते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ऐसे करके जॉब निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलिए आज कोई होमवर्क नहीं, आज की छुट्टी होमवर्क की, कल